टॉपिक्स को कवर करे थे, तो वहीं से हमें शुरुआत करनी है। लास्ट जो सेशन में हमारा हुआ था, अगर आप देखोगे तो वहाँ पे मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने कवर किया था। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले था द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, जो हमने कवर किया। अलग अलग तरीके के डिफरेंट तरीके के टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस है, उनका एक अपना नेचर है। जैसे कि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस था, एक वन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जिनको कह रहे थे कि जिसमें एक डायरेक्शन प्रिडिक्टेबल थी कि वेदर कि आप अपना जो नल हाइपोथेसिस है वो किस डायरेक्शन में रिजेक्ट करेंगे, कि वो आप लेफ्ट हैंड साइड रिजेक्ट करने वाले या राइट हैंड साइड रिजेक्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए कई इंपॉर्टेंट वैल्यूज भी हमने देखी थी, जो आपने लास्ट सेशन में किया था। इसके साथ साथ इनके बाइनरी नेम्स भी हमने करे थे, जैसे कि इफ यू आर सेइंग कि अगर वन टेल्ड हाइपोथेसिस है या फिर वन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हमारे यहाँ पर आ रही है, तो उस केसेस में जो राइट हैंड साइड वाला हमारे पास जो नल राइट हैंड साइड पे जो रिजेक्ट होगा नल हाइपोथेसिस, तो उसके लिए कंडीशन ये होगी कि हमेशा जो कंप्यूटेड वैल्यू होगी, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ कंप्यूटेड वैल्यू हियर, कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, जो हम कंप्यूटेड वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू है, वो उसकी वैल्यू हमेशा आपकी जो टैबुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा आनी चाहिए। अगर वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा आती है टैबुलेटेड वैल्यू से, सो इन दिस केस हम क्या डिसीजन लेते हैं, क्या डिसीजन ले रहे थे यहाँ पे अखिलेश एंड अलका, संतोष, आयशा, क्या डिसीजन ले रहे थे कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा आएगी तो मैम ज्यादा आएगी तो जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, नल हाइपोथेसिस, वेरी गुड, रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, सॉरी, हाँ रिजेक्ट कर हाँ देंगे, रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, रिजेक्ट करेंगे। अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर रिजेक्ट लेंगे। रिजेक्ट। ओके ओके ग्रेट। तो यहाँ पे जब भी हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू और कैन से कंप्यूटेड वैल्यू विल बी ग्रेटर देन द टेबुलेटेड वैल्यू, सो इन दिस केस द डिसीजन विल बी मेड टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड टू एक्सेप्ट द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो उसमें जो अपर टेल्ड हमारे पास जो बनेगा, कि जो राइट हैंड साइड पे जो एरिया ऑफ रिजेक्शन होगा, इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज भी हमारी थी। वो वैल्यूज क्या थी कि अगर आप यहाँ पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम यहाँ पर जो मोस्ट कॉमनली तरीके से 0.05 यहाँ पर यूज करते हैं। व्हाई वी आर यूजिंग ऑलवेज 0.05 एट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, बिकॉज ये आपके जो रिजेक्शन एरिया में उसको एक इंटरप्रेटेट करना हमारे लिए आसान हो जाता है। मतलब जो एक मार्जिन होता है एरर आने का, हम उसको डायरेक्टली वे में, बहुत ही प्रिसाइसली वे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जितना ज़्यादा लार्ज लेवल ऑफ हमारे पास एरर हमें शो हो सकता है, उतना ही वी आर एबल टू रिजेक्ट इट, क्योंकि ये कंडीशन भी होती है। एक तरफ होता है कि 0.001 से रिजेक्ट करना, और एक होता है 0.005 से रिजेक्ट करना। तो अगर हम 0.5 लेते हैं तो उसके अंदर देर इज अ चांसेस ऑफ कमिटिंग द टाइप एन एरर, जो 5% होता है। अगर हम यहाँ पे 1% लेते हैं तो चांसेस होता है कि हम यहाँ पर अपने जो नल हाइपोथेसिस है उसको रॉन्गली तरीके से एक बार रिजेक्ट कर दे जब वो राइट है। तो उस केसेस में जो एरर को आइडेंटिफाई करने के लिए जो आसानी होती है हमारी, वो तभी आसान बनता है कि जब लार्ज तरीके का एक मार्जिनल डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तभी एक एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को हमें मिलता है कि कौन सा वाला लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे लिए मोस्ट कॉमनली यूजेबल है, और कौन सबसे ज्यादा एक अच्छे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रिजल्ट हमें निकाल के देता है। तो उसमें हम हमेशा ही 0.05 का यूज करते हैं, क्योंकि 5% एरर आने के चांसेस को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए इजी है कंपैरेटिवली टू द 1%। क्योंकि जब अगर 100 हमारे पास ट्रायल है, उस 100 में से हमारे पास अगर 95 ट्रायल्स हमारे सही साबित हो गए, तो 5% एरर आने के चांसेस हो गए। तो वो इजीली तरीके से 5% एरर आने की जो क्वांटिटी है, हम उसको सही तरीके से आइडेंटिफाई कर सकेंगे। लेकिन अगर वही दूसरी तरफ हमारे पास 100 ट्रायल्स में से 99 ट्रायल्स सही साबित हुए और 1% एरर आने की चांसेस है, तो उस केसेस में 1% को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, तो वो स्ट्रिंजेंट हो जाता है। इसलिए हमेशा हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 चूज करते हैं, क्योंकि वहां पर एक एरर आने के चांसेस को देखना, उसको एक प्रोबेबिलिटी देखना हमारे लिए आसान बन जाता है। ये हम देख रहे थे। इसके साथ साथ
अगर वन टिल्ड हाइपोथेसिस की बात करें तो उसमें जो राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड पे एरिया ऑफ रिजेक्शन होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर दूसरी तरफ देखना चाहे कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पर है तो एरिया ऑफ रिजेक्शन कैसा होना चाहिए, वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए। तो उसकी भी हमारे पास एक वैल्यूज थी, लेकिन फर्क ये था कि हमारे पास जो भी वैल्यूज हम ले रहे थे टैबुलेटेड वैल्यू से कंप्यूटेड वैल्यू का कम आना, अगर ज्यादा आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे तो इसका मतलब हमारे जो रिजल्ट्स है वो स्टार्ट्स के लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास जो भी वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू की अगर टैबुलेटेड वैल्यू से जो हमने फिक्स करी है उतनी या फिर उसे कम आ रही है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते जाते, तो हमारे पास एरिया ऑफ रिजेक्शन लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाता है। तो उस केसेस में हम आसानी से अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं और अल्टरनेट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये वाइस वर्सा वाला कंडीशन है। इसके साथ साथ मैंने आपको एक टू डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की भी बात की थी। तो ये जो टू डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हमारे पास यहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो इसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज थी, कैन यू आंसर? जितने भी लास्ट सेशन में जो यहाँ पे इंक्लूडेड थे, टू डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में क्या प्रॉपर्टीज थी, किस किस तरफ एरिया ऑफ रिजेक्शन आ सकता है, कैन यू आंसर? जब तक मैं एक स्लाइड लोड कर लेती हूँ ताकि आपको मैम बता सकूं। हाँ जी आयशा, हाँ जी। मैम area of rejection is on both sides, right hand side as well as on left hand side। ओके। मैम और इसमें lack of clarity होता है, ओके। और इसमें टू टेल्ड हाइपोथेसिस होता है और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस भी इसमें होता है। ओके ग्रेट। एनी अदर, कोई और मैम ऐड करना चाहते हो पॉइंट? नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल इसको कहते हैं, या फिर इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके का टू डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, टू डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हमारे पास यहाँ पर कहलाता है, क्योंकि इस दोनों के अंदर जो एरिया ऑफ रिजेक्शन आता है एट बोथ द साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑल्सो। तो यहाँ पर जो एक प्रोबेबिलिटी है ऑफ सेटिंग और टू सी कि किस तरफ एरिया ऑफ रिजेक्शन आना चाहिए, तो देयर इज अ लैक ऑफ श्योरिटी कि वेदर वी शुड रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एट राइट हैंड साइड और वी शुड रिजेक्ट दी नल हाइपोथेसिस एट दी लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे दोनों तरफ एरिया ऑफ रिजेक्शन है, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर वो दोनों तरफ है कि हम अपनी जो भी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सके। तो उस केसेस में यहाँ पर एक श्योरिटी कि 100% लेफ्ट हैंड साइड पे होगा या 100% राइट हैंड साइड पर हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, अल्टरनेट को एक्सेप्ट करेंगे, तो वो लैक ऑफ श्योरिटी है। उसके केसेस में जो ये बीच का जो रीजन होता है इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल रीजन हमारा क्या कहलाता है ये, कि अगर यहाँ पर हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ जाता है दोनों तरफ, जिसमें दोनों तरफ हमारे पास एक एरिया ऑफ रिजेक्शन है। एरिया ऑफ रिजेक्शन हम किस में लेते हैं, व्हेन वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्ट द अल्टरनेट हाइपोथेसिस एट द बोथ साइड। तो ये क्या कहलाता है हमारे पास बीच का रीजन, इसका नाम क्या है? मैम एक्सेप्टेंस रीजन। वेरी गुड, एक्सेप्टेंस रीजन इसको कहा जाता है, एक्सेप्टेंस रीजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस रीजन हियर? एक्सेप्टेंस रीजन कि व्हेन यू आर एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट्स ट्रू, कि जब आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू है और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो दिस इज आल्सो नोन टू बी द कंडीशन ऑफ कॉन्फिडेंशियल, कि वो एक तरीके से हम कॉन्फिडेंस है, एक कॉन्फिडेंशियल लेवल हमारा यहाँ पर कहलाता है, एंड कॉन्फिडेंस लेवल हमारा यहाँ पर कहलाता है कि जो हम नल हाइपोथेसिस ले रहे हैं वो 100% ट्रू है। तो ये हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को व्यक्त करता है। जैसे अगर हम ये कह रहे हैं कि हमने 100 ट्रायल्स करे हैं, उन 100 ट्रायल्स में 95% जो हमारे ट्रायल्स है या 95 ट्रायल्स है वो सही साबित हुए, तो 95 ट्रायल्स आउट ऑफ 100 ट्रायल्स अगर सही साबित हुए हैं तो दिस रिप्रेजेंट द कंडीशन ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल, कि हम 95% श्योर है कि हमारा जो रिजल्ट जो हमने यहाँ पर सोचा है, जो इंटेंट करा है वो एग्जैक्टली निकल कर आए। तो दिस इज द कंडीशन विच इज नोन टू बी द एक्सेप्टेंस लेवल और अ कॉन्फिडेंस लेवल, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, 1 माइनस अल्फा से डिनोट करते हैं। ऑन द अदर साइड व्हेन देयर इज अ चांसेस कि यहाँ पर एरर आ जाए, कि अगर 95% सही हो रहा है लेकिन 5% एरर आने के चांसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, तो वो जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास कहलाएगी वो चांसेस ऑफ एरर कहलाएगी। तो वो कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। तो ये हम इसमें देखते हैं। साथ के साथ जब हम यहाँ पर नॉन डायरेक्शनल या टू डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो दोनों तरफ एरिया ऑफ रिजेक्शन यहाँ पर आता है। तो उसके अंदर हम कैसे इसको डिनोट कर सकते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं? डिसीजन लेने के लिए हमारे पास वैल्यूज होती है।
वो वैल्यूज क्या है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करना चाहते हैं एट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05, तो अभी तक जो वैल्यू हमारी थी वन डायरेक्शनल में वो कैसे आ रही थी कि जिसमें हमारे पास 0.05 एट वन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में यहाँ पर वैल्यू थी 1.64, लेकिन 1.64 ना होते हुए अब ये दोनों तरफ डिवाइडेड हो जाएगी। कैसे हो जाएगा कि 0.05 विल बी डिवाइडेड बाय द 2, तो इस केसेस में यहाँ पे अल्फा बाय 2, यहाँ पर अल्फा बाय 2 हो जाएगा। यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में दोनों तरीके से बांट रही हूँ कि अगर मैं 0.05 लेवल पे अपना एक रिजल्ट्स आने की श्योरिटी चेक कर रही हूँ, तो दोनों तरफ वो प्रोबेबिलिटी एंड एरर ऑफ रिजेक्शन बढ़ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। तो इस केसेस में हमारे पास क्या बनेगा कि 0.05 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 0.025 आ जाएगा। तो 0.025 हमारा एरिया ऑफ रिजेक्शन इस तरफ भी है और हमारे पास इस तरफ भी है। तो उस केसेस में हमारे पास वैल्यू क्या होगी 0.05 की, वो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या कहलाएगी 1.96 कहलाएगी, 1.96 एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर 0.01 पे चेक करी हूँ तो उसके अंदर 2.58 वैल्यू होगी। ये मोस्ट कॉमन वैल्यूज है जिनको हम यूज करते हैं। तो डिसीजन कैसे बनाएंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो भी नल हाइपोथेसिस होगा, ये कंडीशन यहाँ पर कहलाएगा कि नल हाइपोथेसिस में हमारे पास जो आपका पॉपुलेशन का मीन होगा दैट विल बी ग्रेटर देन और या फिर लेस देन हमारे पास 1.96 होगा। तो यानी कि या तो आपकी वैल्यू इस तरफ आएगी -1.96 से नीचे आएगी, या फिर आपकी वैल्यू +1.96 के ऊपर आएगी। तो यहाँ पे दोनों तरफ फियर ऑफ रिजेक्शन है, तो या तो आपकी जो भी वैल्यू आपकी -1.9 से अगर नीचे आ रही है तो आप डिसीजन बनाएंगे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का, अल्टरनेट को एक्सेप्ट करने का। सिमिलरली अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू +1.96 से ज्यादा आती है तो आप डिसीजन लेंगे वो राइट हैंड साइड को रिजेक्ट करने का। तो आपका एरिया ऑफ रिजेक्शन एंड रीजन ऑफ मेकिंग द डिसीजन बोथ द साइड होगा। तो ये हम टू डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के बारे में समझ रहे थे। यहाँ तक समझ आया था लास्ट टू लास्ट सेशन या लास्ट सेशन में जो हमने कवर किया था, ये वही उस Yes, ma'am. सेशन के कॉन्टिन्यूएशन में मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा रही हूँ। अब हमारे पास क्या था, हमने एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझा था जो था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। कौन कौन से एरर थे, कैन यू आंसर? कितने तरीके के एरर्स की बात करी थी हमने? मैम 2 टाइप एरर, वन अल्फा एरर और बीटा एरर, टाइप 1 एरर ओके, और टाइप 2 एरर। वेरी गुड। टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर जो मोस्ट कॉमनली तरीके से हम यहाँ पर जब भी हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते तो यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक होता है टाइप 1 एरर। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग द टाइप 1 एरर और इसकी क्या प्रॉपर्टी है? तो टाइप 1 एरर ये बताता है कि जब हमारे पास नल हाइपोथेसिस ये हमारा राइट है और इसको हम रिजेक्ट कर दे, तो इसको याद करने का तरीका होता है टाइप 1 एरर कि आर मींस राइट नल हाइपोथेसिस के होते हुए भी हम उसको रिजेक्ट कर दे, तो ये मेरा टाइप 1 एरर कहलाता है, विच इज डिनोटेड बाय अल्फा। इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। इसके अलावा एक होता है हमारे पास टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर यानी कि जब नल हाइपोथेसिस मेरा फॉल्स है और उस फॉल्स नल हाइपोथेसिस को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, तो वो मेरा कैसे डिनोट करता है, विच इज डिनोटेड बाय द बीटा, उसको बीटा से डिनोट करते हैं। एक होता है हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल जो एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर आता है कि जब मेरा नल हाइपोथेसिस राइट है और ट्रू है और मैं उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ, तो वो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कहलाता है 1 - अल्फा। इसके अलावा एक होता है हमारे पास पावर ऑफ टेस्ट। पावर ऑफ टेस्ट, पावर ऑफ टेस्ट मतलब कि यहाँ पर जो चीज गलत है यानी कि नल हाइपोथेसिस मेरा जब रॉन्ग है तो मैं उसको रिजेक्ट कर रही हूँ। व्हेन नल हाइपोथेसिस इज रॉन्ग एंड आई एम रिजेक्टिंग इट, गलत को गलत कहने की पावर, तो गलत को गलत कहने की पावर हमारी 1 - बीटा कहलाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स की भी हम बात कर रहे थे जो हमने लास्ट सेशन में किया था, और इसके साथ साथ मैंने टैबुलेटेड फॉर्म में आपको समझाया था कि कैसे एक डिसीजन बनाया जाता है। तो उसके अंदर वही राइट रिजेक्ट करना हमारा टाइप 1, फॉल्स एक्सेप्ट करना हमारा टाइप 2, कॉन्फिडेंस लेवल में 1 - अल्फा की बात करते हैं यानी कि वी आर 100% श्योर कि ये रिजल्ट निकाल के देगा।
जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है और हम उसको एक्सेप्ट करें एज इट इज, कॉन्फिडेंस लेवल, और पावर ऑफ टेस्ट के अंदर गलत को गलत कहने की पावर, ये हम समझ रहे थे। तो ये लास्ट सेशन में हमारा हुआ था जो हमने समझा था। आज का जो टॉपिक है, मैंने कुछ क्वेश्चन भी 2-3 करवाए थे उसी के रिगार्डिंग। आज का जो टॉपिक है वो आपके दोनों सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉमन है, मतलब यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग भी, और इसके साथ साथ हमारा जो ओपीएससी जो पीजीटी एग्जाम हम टारगेट कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग भी। यहाँ पे आज का टॉपिक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि एक पॉपुलेशन क्या है, एक सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग के साथ साथ सैम्पलिंग एरिया क्या है, यहाँ पर टारगेट ऑडियंस किसको कहा जा रहा है, डिफरेंट तरीके की जो हमारे पास सैम्पलिंग होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसके बारे में कवर करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पॉपुलेशन। तो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग डालो ऊपर और लिखो पॉपुलेशन। अब ये जो पॉपुलेशन है हम अपनी रिसर्च में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, पॉपुलेशन इन रिसर्च, कैन यू आंसर? पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन इन रिसर्च? हाँ जी। तो मैम दो प्रकार की पॉपुलेशन होती है, एक परिमित जनसंख्या और एक अपरिमित जनसंख्या। हम जिस भी क्षेत्र में या जिस समूह के ऊपर हम रिसर्च करना चाहते हैं तो उसकी एक जनसंख्या लेते हैं और फिर उससे एक न्यायादर्श निकालते हैं। तो जो जिस न्यायादर्श से जो हमारा मतलब रिजल्ट निकलता है उसका सामान्यीकरण हम पूरे उस पे करते हैं जनसंख्या पे। ओके ओके ग्रेट। व्हाट अबाउट अदर्स, कोई और इसमें ऐड करना चाहता है? पॉपुलेशन क्या हो सकता है रिसर्च में, क्या कह सकते हैं पॉपुलेशन को? क्या हम यहाँ पे कह रहे हैं कि पूरा यहाँ पे एक पॉपुलेशन है? तो पॉपुलेशन बेसिकली रिसर्च में किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, रिसर्च की पॉपुलेशन क्या है? आप इसमें ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि रिसर्च पॉपुलेशन। तो क्या होता है रिसर्च पॉपुलेशन? एनीवन कोई यहाँ पे ऐड करना चाहता है? जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एनी कोई भी आइडिया आए रिसर्च पॉपुलेशन के रिगार्डिंग? क्योंकि रिसर्च पॉपुलेशन को हम कहते हैं, जैसे कि हम पूरा अगर हम बात करें इंडिया, तो पूरा जो इंडिया का जो पॉपुलेशन हमारे पास यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो जब भी हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च की पॉपुलेशन को यहाँ पर मेजरली तरीके से कहते हैं टारगेट पॉपुलेशन। इसका एक अनदर नेम होता है, इसको कहते हैं टारगेट पॉपुलेशन। अब ये टारगेट पॉपुलेशन किसकी बात करता है? टारगेट पॉपुलेशन रेफर करता है कि वो सभी तरीके का जो एंटायर ग्रुप हो गया या किसी तरीके का कुछ इंपॉर्टेंट सेट ऑफ इंडिविजुअल्स हो गया या कोई इवेंट हो गया जो किसी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को पोजेस कर रहे हैं और जिसके अंदर एक रिसर्चर का कीन इंटरेस्ट है रिसर्च करने में, तो वो मेरे पास एक टारगेट पॉपुलेशन कहलाती है। अब जैसे कि यहाँ पर आप ऐसे रिसर्च कर रहे हो जिसमें आप डॉक्टर्स पे रिसर्च करना चाहते हो, अब आप डॉक्टर्स पे रिसर्च करो तो डॉक्टर्स की पूरी कॉम वो मेरे पास एक टारगेट पॉपुलेशन बनेगी कि ये मेरे पूरे डॉक्टर्स है, इन डॉक्टर्स के ऊपर मैं रिसर्च करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली तरीके से जब भी हम यहाँ पे पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन यानी कि किसी तरीके का एंटायर, आप लिख सकते हैं कि टारगेट पॉपुलेशन मीन्स व्हाट, इट रेफर्स द entire group or set of individuals या फिर हमारे कोई ऑब्जेक्ट्स हो गए या फिर हमारे कोई इवेंट्स हो गए जो एक तरीके से पॉजेस करते हैं किसी तरीके के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, सम काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, एंड आर इंटरेस्ट ऑफ टू द रिसर्चर, कि रिसर्चर के इंटरेस्ट के प्रति, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रख रहे हैं। अब ये जो पॉपुलेशन होता है ना, इस पॉपुलेशन में हेलो हम मैम। यहाँ पर, हाँ हेलो बोलो। मैम। मैम सॉरी मैम, पॉजेस के बाद क्या लिखा है आपने? मैंने पॉजेसेस के बाद लिखा है द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आर ऑफ इंटरेस्ट टू द रिसर्चर। सो रिसर्च पॉपुलेशन, आई एम अगेन रिपीटिंग, the research population which is also known to be a target population which refers to the entire group or a set of individuals or objects or events that possesses the specific characteristics and are of interest to the researcher, यानी कि रिसर्चर का इंटरेस्ट है जिसमें वो स्टडी करना चाहते हैं, तो पूरी पॉपुलेशन है जो हमारे पास टारगेट पॉपुलेशन कहलाती है। अब इस पॉपुलेशन में से तो हमारे पास कभी भी हम रिसर्च करते तो पूरी पॉपुलेशन तो नहीं ले सकते। अगर हम डॉक्टर्स के ऊपर रिसर्च करना चाहते तो पूरे डॉक्टर्स, इंडिया में कितने सारे डॉक्टर्स हैं, वो तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि सभी डॉक्टर्स के ऊपर रिसर्च कर सके। तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर किसी स्मॉल सेट ऑफ ग्रुप को उठाते हैं जो हमारे पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंट कर रहा होता है।
तो यहाँ पर वो हमारा सैंपल बनता है। तो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन एक कोई भी लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, कोई भी इंडिविजुअल्स है, जैसे कि अमेरिकन्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, ट्रीज हो गए, जो किसी इंफॉर्मेशन को हम डिजायर कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन मीन्स व्हाट, एग्रीगेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, सभी तरीके के एग्रीगेट्स ऑफ एलिमेंट्स उसमें समाहित है, और वो पूरी पॉपुलेशन हमारे पास है। लेकिन अब उस पॉपुलेशन में से हम यहाँ पर जब एक स्मॉल हिस्सा लेकर आना चाहते हैं, उस पॉपुलेशन में से भी हम यहाँ पर उन छोटे सेट ऑफ ग्रुप को या एक छोटे टारगेट ग्रुप को यहाँ पे लेना चाहते हैं जो पूरी पॉपुलेशन के करेक्टरिस्टिक्स को का सिमिलर होता है या करेक्टरिस्टिक्स उसमें बेयर कर रहा होता है, तो वो मेरे सैंपल कहलाते हैं। तो पॉपुलेशन अगर मेरी एंटायर ग्रुप है, एंटायर तरीके से ग्रुप, पूरी लार्ज पॉपुलेशन एज अ होल ग्रुप है, तो उस होल ग्रुप में से भी मैं छोटा ग्रुप ले रही हूँ, थोड़े लोगों को लेकर, और उसमें से एक ऐसा छोटा ग्रुप बना रही हूँ जो मेरी स्टडी करने योग्य है, तो वो मेरा सैंपल कहलाता है। तो सैंपल मतलब अ स्मॉल ग्रुप एलिमेंट दैट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉपुलेशन अंडर स्टडी रिप्रेजेंटिंग द सेम वेरिएबल्स। जो मेरे पॉपुलेशन के वेरिएबल है वो सेम तरीके के वेरिएबल्स, सेम तरीके के जो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है वो मेरे सैंपल में ही है, और वो बस साइज छोटा है, और साइज हमारा इतना कन्वीनियंट है कि जो यहाँ पर आसानी से स्टडी करने योग्य है, क्योंकि पॉपुलेशन, पूरी इंडिया की पॉपुलेशन को स्टडी करना हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन हम जब उस पूरी इंडिया को में से सभी तरीके के ऐसे छोटे छोटे मैं यहाँ पे सैंपल में कन्वर्ट कर दूं या लोग ले लूं और उसको सैंपल में बना दूं, तो उनके ऊपर स्टडी करना मेरे लिए आसान हो जाता है, तो वो मेरे सैंपल कहलाते हैं। जब भी हम यहाँ पर एक और एग्जांपल से लेते हैं, जैसे कि आपका मतलब है कि जिसमें मुझे जितने भी एमएनसीज वर्कर्स है उनका स्ट्रेस लेवल देखना है। अब यहाँ पर एक स्टडी है कि जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वाले लोग हैं, तो मुझे उनका एक स्ट्रेस लेवल देखना है कि भाई उनको किस तरीके की एंजाइटी होती है, उनमें किस तरीके का स्ट्रेस है। अब एंटायर अगर इंडिया की पॉपुलेशन देखे तो हर जगह आपको एमएनसीज कंपनीज दिख जाएगी, मल्टीनेशनल कंपनीज दिख जाएगी, उसमें कई लोग मिल जाएंगे, तो उनमें से भी मैं किस स्पेसिफिक तरीके से यहाँ पर एक सैंपल बनाऊंगी। अब वहाँ पर इंडिया में मैं एक ऐसा स्टेट चुनूंगी या ऐसा डिस्ट्रिक्ट चुनूंगी या ऐसा ब्लॉक या क्लस्टर चुनूंगी जहाँ पे एमएनसीज कंपनी ज़्यादा होगी। जैसे कि अगर मैं गुड़गांव का एग्जांपल लूँ, नोएडा का एग्जांपल लूँ, तो वहाँ पे कई तरीके की एमएनसीज वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। तो वहाँ पे मैं क्या करूँ कि उनमें से भी छोटे ग्रुप को ले लूँ, किसी एक रीजन का, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में कोई एमएनसी वर्क कर रही है, उनको उनके अंदर लोगों के ऊपर स्टडी कर दूं। तो अगर उनमें से छोटे स्मॉल ग्रुप पे मैं स्टडी कर रही हूँ जो एंटायर एमएनसीज के कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो वो मेरा सैंपल बनता है। तो यहाँ पर मेरे पास सैंपल आ जाता है। अब यहाँ पे जब हम सैंपल की बात करते हैं, सैंपल आसानी से नहीं बनता। सैंपल आपका टारगेट पॉपुलेशन से, सैम्पलिंग फ्रेम से, और फिर बाद में जाके सैंपल आता है। जैसे कि एक तो पूरी होती है टारगेट पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें रिसर्चर्स जनरलाइज करना चाहता है अपने रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी को। यानी कि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया पूरा टारगेट पॉपुलेशन है। अगर हम एमएनसीज की बात करें हैं, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें हैं, तो मल्टीनेशनल कंपनीज हमारी ये पूरा टारगेट पॉपुलेशन है। अब ये मल्टीनेशनल कंपनीज जितनी भी इंडिया में है, मान लो कई तरीके की मतलब ये संख्या हमारी हज़ारों में होगी, तो हज़ारों मल्टीनेशनल कंपनीज पे तो हम स्टडी नहीं कर सकते। तो उस केसेस में हम किसी स्पेसिफिक एरिया को लेते हैं कि स्पेसिफिक पार्ट जहाँ पे वो एमएनसीज के लोग मुझे मिल जाए, तो उसके लिए मैं सैम्पलिंग फ्रेम बनाती हूँ। ये सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? जो टारगेट पॉपुलेशन में से निकलता है। टारगेट पॉपुलेशन अगर एंटायर हमारे पूरे इंडिया के एमएनसीज को देख रही है, तो उनमें से भी किसी स्पेसिफिक रीजन जहाँ पे एक एमएनसी अलॉटेड है, मैं उसको यहाँ पर अपना सैम्पलिंग फ्रेम बनाती हूँ। तो सैम्पलिंग फ्रेम यानी कि द पार्ट ऑफ एक्सेसिबल टारगेट पॉपुलेशन फॉर अ स्टडी, कि एक पूरी पॉपुलेशन में से एक छोटा सा हिस्सा, छोटा सा एक पार्ट जो एक्सेसिबल है मेरा, तो जिसमें से मैं सैंपल निकालूंगी, जो हमारे पास सैंपल आगे जाके बनेगा, तो उसमें से वो जगह क्या है, वो रीजन क्या है, वो पर्टिकुलर एरिया क्या है जो मैं यहाँ पे अलॉट कर रही हूँ। तो वो जो अलॉटेड एरिया है, जैसे कि गुड़गांव में एमएनसी यहाँ पर है, कोई एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी मैंने ले ली, तो उस गुड़गांव में उस पर्टिकुलर रीजन में एमएनसी कंपनी को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया,
तो वो मेरा सैम्पलिंग फ्रेम बन गया और वो मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है कि यहाँ पर मैं गुड़गांव जाके उस एमएनसी कंपनी में जाके अपना डेटा कलेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी लोग ऐसे हैं जो स्ट्रेस फील कर रहे हैं, एंजाइटी फील कर रहे हैं, तो उनका क्या सोच विचार है, तो उनसे मैं डायरेक्टली डेटा कलेक्ट कर सकती हूँ। तो वो मेरा सैम्पलिंग फ्रेम बन गया। सैम्पलिंग फ्रेम बनने के बाद सैंपल क्या होता है, जो एक्चुअल यूनिट होती है, जो एक्चुअल यूनिट में सिलेक्ट करती हूँ। मान लो अगर इनमें से भी आपके पास ऐसे लोग हैं, गुड़गांव में एमएनसीज आपको देखने को मिल रही है, तो कई तरीके की है, जिसमें अगर आप देखो 100 एमएनसीज है। अब उन 100 एमएनसीज में से भी मैं कितने एमएनसीज के ऊपर वर्क कर सकती हूँ, 100 में से 20 हो सकती है, या 10 हो सकती है, या 5 हो सकती है। तो 5 एमएनसीज को टारगेट करते हुए, और हर एक एमएनसीज में सपोज मान लो कि 50 लोगों पे स्टडी करते हुए, या अमूमन तरीके से 150 लोगों के ऊपर स्टडी करते हुए, मैं आसानी से यहाँ पर अपना स्टडी कर सकती हूँ, और जो भी मेरा रिजल्ट है उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो वो मेरा सैंपल बन जाता है, उसमें से भी जो एक्चुअल यूनिट मैंने अपनी स्टडी में सेलेक्ट करी है। क्यों, गुड़गांव में भी 1000 अगर कंपनीज है, तो उनमें से भी मैंने यहाँ पर छोटा सैंपल सेलेक्ट करा है, यानी कि 500 लोग मैंने लिए हैं जो एमएनसीज में काम कर रही है, और रैंडमली मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो जो 500 मेरी एक्चुअल यूनिट है जिसमें मैं स्टडी कर सकूं, वो मेरा सैंपल कहलाता है। तो ये समझ आ रहा है आपको कैसे चला? पहले पूरी टारगेट पॉपुलेशन बनाई, जिसमें एक रिसर्चर का इंटरेस्ट है। रिसर्चर का इंटरेस्ट है कि जितनी भी हमारी एमएनसीज कंपनी है उनका मुझे स्ट्रेस लेवल देखना है एम्प्लॉयज का, तो ये मेरा टारगेट पॉपुलेशन है। उस टारगेट पॉपुलेशन में पूरा, क्योंकि हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं है, तो उसमें से भी मैं एक रीजन चुनती हूँ कि ऐसा कौन सा रीजन है जो मेरे लिए एक्सेसिबल है, जहाँ पे मुझे एमएनसीज वर्कर्स का डायरेक्टली डेटा मिल सकता है। तो मैं एक जगह लोकेट करती हूँ, वो जगह मेरा सैम्पलिंग फ्रेम कहलाता है कि मैं इस जगह से सैंपल ले सकती हूँ। मैं गुड़गांव में जितनी भी एमएनसीज वर्क कर रही है उनके वर्कर से डेटा कलेक्ट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जो जगह मैंने यहाँ पे लोकेट करी है, वो मेरा लोकेशन, वो मेरा सैम्पलिंग फ्रेम कहलाता है। अब उस सैम्पलिंग फ्रेम में से भी, अब मान लो 100 कंपनियां वहाँ पे है गुड़गांव, तो उन 100 कंपनियों के ऊपर तो स्टडी नहीं कर सकती, उसको और छोटा करना, तो उनमें से भी मैं 20 कंपनी ले लूँ, या उनमें से भी मैं कोई ऐसी 5 कंपनी उठा लूँ, और जिसमें से मैं ऐसे 500 लोग ले लूँ जो मुझे आसानी से मुझे डेटा कलेक्ट करने में आसानी कर दे और मेरी हेल्प कर दे। तो वो मेरा सैंपल बन जाता है, जिसमें एक्चुअल यूनिट में सिलेक्ट करती हूँ अपनी स्टडी के लिए, तो वो मेरा सैंपल बनता है। ये समझ आए कैसे कैसे बना? यस और नो? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? टारगेट पॉपुलेशन, सैम्पलिंग फ्रेम एंड देन सैंपल। आगे बढ़े? मैम हाँ बोलो। मैम और कोई दूसरा अगर छोटा एक एग्जांपल देके आप थोड़ा सा बता दे तो अच्छा होता। सी एग्जाम्पल हमारे ये हो सकते हैं, सिमिलरली अगर मैं अपने इंग्लिश के उससे यहाँ पर समझाना चाहूँ, या फिर अपने एजुकेशन सेक्टर के तौर पे समझाना चाहूँ। अब जैसे कि यहाँ पर क्या है कि स्कूल्स का एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि जितने भी हमारी टीचर्स हैं वो क्लासरूम्स में कैसे कंप्यूटर्स का यूज़ करती है बच्चों को पढ़ाने में। अब ये पूरी इंडिया की पॉपुलेशन है, इंडिया में कितने सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें हर एक टीचर कंप्यूटर का यूज कर रही है बच्चों को पढ़ाने में। तो ये मेरी पूरी टारगेट पॉपुलेशन है कि इंडिया की पूरी टीचर्स ऑल ओवर द स्टेट्स जितने भी है, ऑल ओवर द इंडिया, जो कंप्यूटर का यूज करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ये मेरा टारगेट पॉपुलेशन हो गया। अब टारगेट पॉपुलेशन में से मैं उनको देखना चाहती हूँ कि पूरी पॉपुलेशन, पूरी इंडिया की पॉपुलेशन ना जाते हुए किसी स्पेसिफिक स्टेट का देख लूँ। जैसे कि अगर आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप दिल्ली से बिलोंग कर रहे हैं, या महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हैं, या वेस्ट बंगाल से बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में जितने भी स्कूल्स हैं, अब उन स्कूल्स में से भी मैं यहाँ पे डेटा कलेक्ट करूँ। अब उन स्कूल्स में कितनी ऐसी टीचर्स है जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी को यूज करिए पढ़ाने में, या कंप्यूटर को यूज करिए पढ़ाने में, तो जो मैं जगह लोकेट कर रही हूँ वो मेरा सैम्पलिंग फ्रेम बन जाएगा। कि अगर मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग कर रही हूँ तो वेस्ट बंगाल मैंने स्टेट यहाँ पे चुन ली है, और उन वेस्ट बंगाल स्टेट में से यहाँ पर मैं अपने उन टीचर्स का डेटा लूंगी जो कि यहाँ पे कंप्यूटर्स का यूज करा पढ़ाने में। लेकिन अभी भी मुझे ये फील हो रहा है कि उस वेस्ट बंगाल में भी एंटायर स्टेट में से भी मेरे लिए मुश्किल है डेटा को कलेक्ट करना, तो मैं उसको और नैरो डाउन करूंगी। और कैसे नैरो डाउन करूंगी? जिसमें मैं एक सैंपल बनाऊंगी। तो सैंपल क्या होगा कि वेस्ट बंगाल में जितने भी या तो सेकेंडरी स्कूल है या प्राइमरी स्कूल में, जितने भी सेकेंडरी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, और वो सेकेंडरी या प्राइवेट स्कूल आपके गवर्नमेंट है,
तो उन गवर्नमेंट स्कूल से डेटा कलेक्ट कर लूँ तो वो मेरा सैंपल बन जाएगा। मतलब जब मैं और नैरो डाउन करती जा रही हूँ कि जो मैं रीचेबल हो और उसको रीचेबल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो पहले मैं पूरी इंडिया की तरफ गई थी, इंडिया से स्टेट की तरफ आ गई सैम्पलिंग फ्रेम में, और स्टेट से फिर मैं यहाँ पे किसी डिस्ट्रिक्ट में आ गई या किसी ब्लॉक में आ गई जहां से मुझे डेटा मिल सकता है। मैंने यहाँ पे ब्लॉक डिसाइड कर लिया कि ए ब्लॉक में जितने भी मेरे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स है उनमें टीचर्स कैसे टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है उसका मैं डेटा कलेक्ट कर लूं। तो वो मेरे पास सैंपल साइज छोटा हो गया। तो जो सैंपल क्या है, जो हम एक्चुअल तरीके से सिलेक्ट कर रहे हैं अपनी स्टडी का, तो वो मेरा सैंपल बन जाएगा जो रीचेबल है, एक्सेसिबल है, और जो मेरी उस पूरी एंटायर पॉपुलेशन का वो रिप्रेजेंट कर सकता है आसानी से। अब क्लियर हुआ यहाँ पर कैसे नैरो डाउन करा यस मैम, प्रोसेस को? ठीक है, यस मैम, यस मैम, क्लियर क्लियर। ठीक है। नाउ अब आगे देखते हैं, ये हमने समझा। अब इसमें ना दो चीजें आती है, एक होता है पीपी और एक होता है एसएस, यानी कि पॉपुलेशन पैरामीटर, और एक होता है सैंपल का स्टैटिस्टिक्स। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक पॉपुलेशन पैरामीटर, अब ये क्या है, जो पॉपुलेशन का मीन बताते हैं, जो पॉपुलेशन का मीन रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कहते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर। कुछ ऐसे जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो पॉपुलेशन के पैरामीटर कहला रहे हैं। तो पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करना, जो एक एवरेज हम निकालते हैं, जैसे कि पूरी पॉपुलेशन है उसका एक एवरेज निकालते हैं, हम एवरेज निकालते हैं, वो मीन निकालते हैं, जो मीन निकालते हैं ना पूरी पॉपुलेशन का, उसको पॉपुलेशन पैरामीटर कहते हैं। और सिमिलरली जब हम पूरे सैंपल का जब मीन निकालते हैं तो वो मेरा सैंपल का स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। तो पॉपुलेशन पैरामीटर और सैंपल स्टैटिस्टिक्स, पॉपुलेशन का मीन, पॉपुलेशन पैरामीटर, और सैंपल का स्टैटिस्टिक्स यानी कि सैंपल का मीन, क्योंकि जो मीन है वो एंटायर मेरे सैंपल को रिप्रेजेंट करने वाला है। सिमिलरली जो पॉपुलेशन का मीन है वो एंटायरली तरीके से मेरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला है, तो वो मेरा पॉपुलेशन का पैरामीटर कहलाता है। तो यही एक डिफरेंस है कि जो सैंपल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो स्टैटिस्टिक्स कहलाता है, या सैंपल का मीन आपका स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। सिमिलरली पॉपुलेशन का मीन हमारा यहाँ पर क्या कहलाता है, पैरामीटर कहलाता है। तो पीपी पॉपुलेशन पैरामीटर, सैंपल स्टैटिस्टिक्स, ये आपके पास आता है। तो ये सैंपल स्टैटिस्टिक्स एक यूनिट है, मतलब इसका एक एवरेज है कि जो पूरे सैंपल का जो एक मीन निकल रहा है तो उस मीन को स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और अगर पॉपुलेशन का मीन निकालता है तो उसको यहाँ पे पॉपुलेशन का पैरामीटर कहा जाता है। तो ये आपको बताया गया। साथ के साथ यहाँ पर ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं सैंपल के। वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही सरल होते हैं। वो जैसे कि ये बताया जा रहा है कि हमेशा जो आपका सैंपल होना चाहिए ना, जो आप यहाँ पे स्टडी के लिए यूज करते हो, वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए इंटायर पॉपुलेशन का। कोई फायदा नहीं है अगर आपने यहाँ पर एक ऐसा सैंपल लिया है जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं करा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आप स्टडी करना चाहते हो इंडिया के पॉपुलेशन में, लेकिन आपने सैंपल बनाया अमेरिका की पॉपुलेशन का, तो वो तो रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अमेरिकन्स का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, वो अलग रीजन से बिलोंग करते हैं। इंडिया का जो डेमोग्राफी है, जो डेमोग्राफिकल प्रोफाइल अलग है, तो वो क्लियरली तरीके से एक दूसरे का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो जब भी आप सैंपल बनाते हैं तो पूरा ध्यान रखें कि जो भी आप अपनी पॉपुलेशन से सैंपल ले रहे हैं, तो सैंपल शुड बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। तो वो एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला होना। जैसे कि अगर आप बात करें हैं यहाँ पे टीचर्स का एक टेक्नोलॉजी अडॉप्शन बिहेवियर आप देखना चाहते हैं, तो टीचर्स अगर आप देखना चाह रहे हैं टेक्नोलॉजी कैसे वो यूज करती है, तो जो सैंपल आप बनाएंगे ना, तो वो टीचर्स ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने स्टूडेंट ले लिया, एक तरफ टीचर कह रहे हो एक तरफ स्टूडेंट कह रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए एंटायर पॉपुलेशन में। एक होता है इंडिपेंडेंट, यानी कि स्वतंत्र। फ्रीडम ऑफ एवरी यूनिट टू हैव अ चांस टू बी इंक्लूडेड इन सैंपल, कि हर एक तरीके से यूनिट का सैंपल का पार्ट बनने में एक आसानी हो, एक चांस हम दे। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर कोई भी तरीके से मतलब आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपका वो यूनिट का पार्ट ही नहीं बनना चाहता, मतलब आपने टीचर्स को रिस्ट्रिक्टिव कर दिया कि यही मुझे चाहिए और कोई नहीं। तो आप जब इसको एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर देते हो तो जेन्युइन तरीके से सैंपल नहीं आता। तभी कहा जाता है कि जो रेंडमाइजेशन टेक्निक है, कि जब इक्वल चांस देना हर एक यूनिट को कि वो आपकी स्टडी का पार्ट बने, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिपेंडेंसी होना, स्वतंत्रता होना, स्वतंत्र होना हर एक यूनिट का हमारे सैंपल में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक है एडिक्वेसी, यानी कि जो सैंपल का साइज बड़ा होना चाहिए। क्यों हमारे सुपरवाइजर हमें कहते हैं कि सैंपल का साइज बड़ा होना चाहिए? क्योंकि जितना ज्यादा सैंपल का साइज बड़ा होगा उतना ज्यादा वो क्लोज होगा
हमारे पॉपुलेशन के, अगर एक तरफ मैं छोटा सैंपल ले रही हूँ 30 का और एक तरफ मेरी पॉपुलेशन 3000 की है, तो उस केसेस में वो 3000 पॉपुलेशन को 30 कवर नहीं कर पाएगा। उसके लिए कम से कम 300 होना, 1% होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या 10% होना हमारे लिए पूरे पॉपुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके। तो इसलिए हमारे पास एडिक्वेट साइज ऑफ सैंपल होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा रिसर्च करने के लिए, और एक होमोजीनियस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले हमारे पास होंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए ईजी होगा उनको समझने में। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप टीचर्स के बारे में बात करें तो टीचर्स का डेटा ही लेना, ऐसा नहीं है कि उसमें इन बिटवीन स्टूडेंट डाल देना। तो अगर इन बिटवीन स्टूडेंट डाल दोगे तो वो डेटा तो आपका यहाँ पे मिसलीड कर देगा। तो उस केसेस में आपको हमेशा ही होमोजीनियस सैंपल लेना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो एक सैंपल जो भी आप लोगे वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले होने चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वो एक कोई दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे शो कर रहा है, तो एक तरीके का यहाँ पर एक एरर आने के चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे सैंपल हमेशा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, साइज उसका बड़ा होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए और होमोजीनियस होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। ये समझ आया यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सैंपल के। इसके अलावा एक हमारे पास एक अनदर चीज बताई गई है जो है सैंपल के एरर आने के लिए। अब क्या इसको अभी हम पॉज करते हैं, अभी हम सैंपल के एरर की बात करते हैं। एक सैंपलिंग एरर होता है, कभी सुना है इसके बारे में? सैंपलिंग एरर क्या होता है? सैंपलिंग एरर, हाँ जी, यस मैम। हाँ जी। तो क्या होता है सैंपलिंग एरर, किसको कहा जाता है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये भी एक एग्जाम में पूछा जाता है कि सैंपलिंग एरर इन रिसर्च क्या है। तो एक हेडिंग डालो यहाँ पर, सैंपलिंग एरर। अब मैंने आपको 4 कंडीशन बताई थी। हाँ जी मैम मेरा नेटवर्क खराब था इसलिए मेरा लॉग आउट हो गया था। होमोजेनस आप क्या बोल रही थी? होमोजेनस मैम होमोजीनियस यानी कि उसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम होने चाहिए। मतलब जो भी मैं यहाँ पर सैंपल में अपना एक यूनिट ले रही हूँ तो हर एक यूनिट एक दूसरे से सिमिलर होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे टीचर्स ले रहे हो, टीचर्स जो कि बच्चों को पढ़ाती है 6 से लेके 14 साल के, तो वही वाली टीचर्स आपके पूरे सैंपल में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक हायर एजुकेशन की टीचर ले ली, एक सीनियर सेकेंडरी की टीचर ले ली, एक प्राइमरी टीचर ले ली, तो उस वजह से डेटा के अंदर एक इनएडिक्वेसी आ जाएगी। तो उसके लिए सैंपल्स आपका होमोजीनियस होना चाहिए, एक जैसा दिखना होना चाहिए। ठीक है, ये आपको बता रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक आता है सैम्पलिंग एरर। अब ये सैम्पलिंग एरर मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको 4 कंडीशन बताई थी, होमोजीनिटी यानी कि होमोजीनियस, दूसरा रिप्रेजेंटेटिव, तीसरा हमारे पास एडिक्वेसी था, और चौथा हमारे पास यहाँ पर क्या था कि जिसमें हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे थे कि जिसमें रिप्रेजेंटेटिवनेस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो उस केसेस में क्या है कि जब ये 4 तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स मेल नहीं खा रहे, जब इन 4 तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स मिसिंग है, तो वो एरर आने के चांसेस होते हैं। तो जब भी हम सैम्पलिंग एरर की बात करते हैं तो सैम्पलिंग एरर हमारे पास जब हमारा पूरा जो सैंपल है जब वो रिप्रेजेंट नहीं करता, दैट सैंपल डज नॉट रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन, जो मेरी एंटायर पॉपुलेशन है वो उसको रिप्रेजेंट करने का काम नहीं कर रहा, तो एरर आ जाता है। एक ये कंडीशन है एरर आने की। दूसरा है द साइज ऑफ सैंपल, व्हेन द साइज ऑफ सैंपल इज स्मॉल, कि जो साइज हमारे सैंपल का है वो बहुत ही स्मॉल है, तो एरर आने के चांसेस है। तीसरा हमारे पास है व्हेन द साइज ऑफ सैंपल के अलावा व्हेन जो हमारे पास सैंपल है वो हिट्रोजीनियस है, व्हेन द सैंपल इज हिट्रोजीनियस, मतलब होमोजीनियस ना होते हुए हिटेरोजीनियस है। हिट्रोजीनियस यानी कि जो अलग अलग प्रॉपर्टीज एक्वायर कर रहा है, तो एक एरर आने का चांस हो जाता है। सिमिलरली हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास जब सैंपल का जो मीन है, सैंपल मीन है विच इज डेविएटेड आपके देन पॉपुलेशन का मीन, मतलब जो पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन दोनों में डिफरेंस है, तो उस केसेस में जो मीन वैल्यूज में डिफरेंस आएगा पॉपुलेशन के और सैंपल में, तो एक एरर आने के चांसेस होंगे। तो ये 4 तरीके की कंडीशंस है, अगर ये फुलफिल नहीं होती तो हमारे एरर आ जाते हैं, तो ये सैम्पलिंग एरर कहलाते हैं। और एक ये भी होता है कि जब एक रिसर्चर की लापरवाही से सैंपल कुछ और है, उसने चूज कुछ और कर लिया, तो वो लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ रिसर्चर, एक लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ रिसर्चर होने के लिए एक यहाँ पर रिजल्ट एप्ट नहीं आता, तो वो भी एक सैम्पलिंग एरर का एक चांस होता है। तो अगर आप जब भी रिसर्च करें तो पूरा ध्यान रखें, आपका जो सैंपल होगा वो उसका साइज बड़ा होगा, इसके साथ साथ सैंपल आपका रिप्रेजेंट करना चाहिए पॉपुलेशन को, सैंपल आपका होमोजीनियस होना चाहिए, अगर नहीं है तो
प्रॉब्लम हो जाएगी। और सैंपल का जो मीन है वो पॉपुलेशन मीन के इक्वल होना चाहिए, जो कि रिप्रेजेंट कर सके उसको। लेकिन अगर ज़्यादा ही मीन डेविएटेड है तो एक एरर आने के चांसेस हमेशा आएगी। तो ये 4 कंडीशन सैम्पलिंग एरर को दिखाती है, तो ये हम इसको देखते हैं। ये सारा सैम्पलिंग की बात कर रहा है। अब इसमें आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। कभी पढ़ा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग के बारे में? फिर मैं आपको इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी कराऊंगी आगे। एनी आइडिया? यस मैम। हाँ जी हाँ जी, तो वन बाय यस वन मैम। करके आप बता सकते हैं। ये 2 आपको दिख रहे हैं वैसे इसमें, तो प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी। तो मुझे थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के बारे में अगर आप एक्सप्लेन कर सके कि क्या हो सकता है ये। एनीवन? क्या होना चाहिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में? मैम आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। हाँ जी, अब हो रही होगी। हाँ, 1 सेकेंड। अब क्लियर है? स्क्रीन आपको यहाँ पे शो हो रही है नहीं? प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी। ओके, तो इसमें बताओ जरा क्या आना चाहिए। मैम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में होता है। ओके, वन बाय वन करके। हाँ, कोई एक बोलेगा फिर कोई और दूसरा कंटिन्यू करेगा। हाँ जी। मैम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो सिलेक्शन होता है वो बेसिस होता है रैंडमाइजेशन के ऊपर। ओके, और रैंडमाइजेशन के ये ऊपर जी। हाँ, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, कॉम्प्लेक्स है ये वाला चीज, और थोड़ा सा वो कॉस्टली है। ओके तो अगर आप कंपेयर करें नॉन प्रोबेबिलिटी से तो ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। ओके ओके, ग्रेट। व्हाट अबाउट अदर्स? एनीवन वुड लाइक टू ऐड? मैम मैम जब हम हमारे पास जनसंख्या की पूरी लिस्ट होती है तब हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज करते हैं। और जब हमारे पास नॉन पैरामेट्रिक मैट्रिक पॉपुलेशन होती है तो हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज करते हैं। ठीक है, एक ये पॉइंट आ गया। गुड। व्हाट अबाउट अदर्स? एनीवन? प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी में क्या हो सकता है और? एनीवन कोई और पॉइंट ऐड करना चाहता है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आपने यहाँ पे बताया ऑन द बेसिस ऑफ द रैंडमाइजेशन, व्हेन देयर इज अ रैंडमाइजेशन टेक्निक वी विल यूज इन ऑर्डर टू कलेक्ट द डेटा। तो वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी के अंदर कंडीशन को जस्टिफाई कर रहा है। ऑन दी अदर साइड हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मेंशन करा है द पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक कंडीशंस के बारे में, कि हमेशा जो प्रोबेबिलिटी होती है तो उसमें जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होता है तो वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी में होता है। जब हमारे पास लैक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता पॉपुलेशन का, और सिलेक्टिव तरीके से कोई सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं फॉर द स्टडी, तो वो मेरे पास नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर आ जाता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे हुए। लेकिन इसके साथ साथ एक तीसरा हम यहाँ पे अपना कैरेक्टरिस्टिक जोड़ेंगे, विच इज नोन टू बी व्हाट, दिस वन, कि जो हमारे पास सैम्पलिंग हो रही है, जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर, तो यहाँ पर एक तरीके से हमारे पास जो बताया गया है कि एलिमेंट सिलेक्शन टेक्निक का, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक का यूज कर सकते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जब भी हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे तो ऐसा नहीं कि हम सिलेक्टिवली तरीके से सैंपल लेना चाहते हैं, हम इक्वल फेयर चांस देना चाहते हैं हर एक इंडिविजुअल को। सो व्हेन रिसर्चर वांट्स टू गिव इक्वल एंड फेयर चांस टू ईच एंड एवरीवन टू बी द पार्ट ऑफ द स्टडी, तो वो हमारे पास एक रेंडमाइजेशन टेक्निक का यूज कर रहा है, तो वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एक टाइप आ जाता है। दूसरा है हमारे पास कि जब हम यहाँ पर अगर रिस्ट्रिक्टिवली भी तरीके से सैंपल लेना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी में, तो उसके अंदर सैंपल का ऑडियंस साइज लार्ज रखते हुए हम यहाँ पर या तो क्लस्टर्स में ले सैंपल, या सिस्टमैटिक सैम्पलिंग से ले सकते हैं, या स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के तरीके से भी सैंपल को ले सकते हैं। अब यहाँ पे भले ही आपका रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग है, लेकिन इसमें हम इक्वल फेयर चांस देना चाहते हैं हर एक इंडिविजुअल्स को। लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस ये है कि अगर मैं डेटा लेना चाहती हूँ तो पूरी इंडिया की पॉपुलेशन के ऊपर ना कवर करते हुए हम यहाँ पर किसी स्पेसिफिक रीजन की स्टडी कर सकते हैं, कोई क्लस्टर में बांट सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर पूरी इंडिया की पॉपुलेशन को ना देखते हुए स्टेट की तरफ देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट की तरफ देख सकते हैं, तो ऐसा ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे एक सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का सहारा ले सकते हैं कि अगर हम इक्वल फेयर चांस देना चाहते हैं हर एक इंडिविजुअल को, तो हर एक nth बच्चे को चूज कर सकते हैं। हर एक nth बच्चा होगा, यानी कि अगर मान लो मेरे पास 1000 बच्चे हैं, 1000
नंबर्स की जो पॉपुलेशन मेरे सामने है, तो उनमें से मैं हर एक 10वें बच्चे को चांस दे सकती हूँ अपनी स्टडी में इंक्लूड होने का। तो वो एक तरीके का सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के जरिए। एक होता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, कि पूरी पॉपुलेशन को स्ट्रैटा में बांटूं, और स्ट्रैटा में बांटने के बाद उनमें से यहाँ पर एक मैं सिलेक्टिवली तरीके से अपना कोई भी एक यूनिट सेलेक्ट करूँ, तो वो मेरे पास स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग आ सकता है। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, इसमें रेंडमाइजेशन टेक्निक का यूज करते हुए आप लिख सकते हैं, रेंडमाइजेशन टेक्निक का यूज करते हुए मैं सैंपल को सिलेक्ट कर सकती हूँ और रेंडमली सिलेक्ट कर सकती हूँ। और यहाँ पर जो भी मेरा सैंपल होगा उसमें एक तरीका ये है कि जो नॉर्मली तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जो एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। लेकिन दूसरी तरफ जब यहाँ पर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रेंडमाइजेशन नहीं है, यहाँ पर एक तरीके का लैक ऑफ रेंडमाइजेशन है, लैक ऑफ रेंडमाइजेशन, कमी है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे सैंपल साइज बहुत छोटा है, मुझे कन्वीनियंटली सैंपल चाहिए और ऐसी पॉपुलेशन पे स्टडी करना है जो अमूमन मुझे नहीं देखने को मिल रही है आमतौर पे। अब जैसे कि अगर आप टीचर्स की बात करते हो, सीनियर सेकेंडरी टीचर्स, तो आपको हमेशा हर जगह मिल जाएगी सीनियर सेकेंडरी टीचर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्पेसिफिक कर दूँ कि उस पर्टिकुलर फलाना ट्राइब में जो टीचर है जो कि सेकेंडरी स्कूल के साथ डील कर रही है, तो मुझे वो वाले टीचर्स चाहिए, उनके ऊपर स्टडी करना है, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा किसी पर्टिकुलर ट्राइब को यहाँ पे चूज करना और उसके ऊपर स्टडी करना। तो उस केसेस में क्या है कि यहाँ पर एक तरीके का सबसे बड़ा एक लिमिटेशन हमारे पास हो जाएगा। तो किसी पर्टिकुलर ट्राइब के ऊपर स्टडी करना, किसी पर्टिकुलर ट्राइब के टीचर्स के ऊपर स्टडी करना, तो वो हमारे लिए, आपके लिए सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा। तो वो कह सकते हैं कि एक तरीके का यहाँ पर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का तरीका बनेगा, एक हैप्पैजार्ड सैम्पलिंग का तरीका बनेगा। जब भी हम यहाँ पर अपना नॉन प्रोबेबिलिटी लेते हैं, तो यहाँ पे जो कन्वीनियंटली मुझे सैंपल मिल जाए मैं उसका सारा ले सकती हूँ, जो कन्वीनियंट मुझे मिल जाए, जो आसानी से मुझे मिल जाए। साथ के साथ एक पर्पसिव सैम्पलिंग हो सके कि पर्पसली तरीके से मुझे वही डेटा चाहिए स्टडी के लिए, मुझे और कोई डेटा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वही डेटा चाहिए कि जो मेरे पास अपनी स्टडी के लिए चाहिए और जो मेरे लिए सिलेक्टिवली तरीके से इंपॉर्टेंट हो। तो वो एक पर्पसिव सैम्पलिंग हो सकता है। कोटा हो सकता है यहाँ पर, जैसे कि हम SC ST OBC हो गए, तो इनको यहाँ पर पूरे कोटा में बांट दिया, उनमें से यहाँ पे सैंपल सेलेक्ट करना, तो एक तरीके का कोटा सैम्पलिंग आ सकता है जब मेरे पास जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही लिमिटेड है। सिमिलरली जजमेंटल सैम्पलिंग इज ऑल्सो देयर, जो कि मैं स्पेसिफिकली तरीके से यहाँ पर सैंपल लेना चाहती हूँ अपने जजमेंट्स के तौर पे, कोई क्राइटेरिया बना रही हूँ, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट बन जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका यही है कि जब भी आप यहाँ पे सैंपल लेते हो, तो यहाँ पर लैक ऑफ रेंडमाइजेशन टेक्निक के वजह से आप यहाँ पर अपना सिलेक्टिवली सैंपल सेलेक्ट करते हो। लेकिन रेंडमाइजेशन टेक्निक का अगर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में यूज हो रहा है, तो इसमें किसी तरीके का लिमिटेशन नहीं है, आप यहाँ पे जितना ज़्यादा हो सके डेटा ले सकते हैं, क्योंकि जो डेटा आपको आसानी से मिल सकता है, यहाँ पर कोई आपको अलग से कन्वीनियंटली तरीके से डेटा चुनने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि डेटा जो आपका है वो भरपूर आपको मिल सकता है। तो वो रेंडमाइजेशन टेक्निक में पार्ट बन जाता है। अब यहाँ पर कुछ इसके एग्जांपल्स भी है, जैसे कि जब हम यहाँ पे सैम्पलिंग की बात करते हैं, तो दो तरीके की, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर आते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग, और इसके साथ साथ इसी का ही आगे जाके मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होता है। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग का तरीका यह है कि हम जो भी सैम्पलिंग लेते हैं वो स्टेज वाइज स्टेज लेते हैं, जैसे कि इंडिया की पूरी पॉपुलेशन, फिर इंडिया से किसी पर्टिकुलर स्टेट में आए, जैसे कि दिल्ली की पॉपुलेशन पर्टिकुलर स्टेट में आए, अब उस दिल्ली स्टेट में से भी मैंने इसको और स्पेसिफाई कर दिया, किसी क्लस्टर चुन लिया, कोई ब्लॉक चुन लिया। तो यहाँ पर क्या है कि नेशनल से यहाँ पर हमारे पास स्टेट से हमारे पास डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास क्लस्टर से हमारा ब्लॉक, इस तरीके से। तो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग हो गया। तो ये सारा प्रोबेबिलिटी का पार्ट होता है। दूसरी तरफ है नॉन प्रोबेबिलिटी के अनदर टाइप्स, जैसे कि कोटा, जैसे कि SC ST OBC अनरिजर्व्ड कोटा है। इसके अलावा पर्पसिव हो गया। पर्पसिव के अंदर हिट्रोजीनियस पर्पसिव भी हो सकता है, मतलब एक हिट्रोजीनियस जो आपकी पॉपुलेशन है जो आपने सिलेक्ट करी है अलग अलग करैक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, तो वो मेरे पास पर्पसिव हो सकता है। साथ के साथ एक्सट्रीम केस पर्पसिव, एक एक्सट्रीम केस पर्पसिव भी होता है, मतलब कि जब यहाँ पर मेरे पास जो डेटा है वो मुझे आसानी से नहीं मिल सकता, वो डेटा आपका एक एक्सट्रीम लेवल का है, जैसे कि कोई पर्टिकुलर ट्राइब का डेटा चाहिए, नॉर्थ ईस्टर्न जितने भी हमारी रीजन्स हैं उनमें से भी मुझे एक ऐसा स्कूल का चुनाव करना है जहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रही है। अब वो मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, वो मेरे पास एक एक्सट्रीम केस है
कि जो आसानी से अमूमन तरीके से मुझे नहीं मिल रहा, क्योंकि हर एक नॉर्थ ईस्टर्न स्कूल्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ नहीं हो रहा, टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि लैक ऑफ आपकी यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी है। तो जहाँ पे वो चीज़ एक्सेसिबल है मुझे वही डेटा चाहिए, तो वो एक्सट्रीम पर्पसिव हमारे पास हो गया। एक होता है हमारे पास हिट्रोजीनियस। हिट्रोजीनियस जब हमारे पास पर्पसिव तरीके से सैंपल ले रही हूँ लेकिन अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स में, मैंने टीचर्स ले लिए, स्टूडेंट ले लिए, पेरेंट्स ले लिए, तो वो हेट्रोजीनियस हो गया, अलग अलग प्रॉपर्टीज बेयर करने वाले लोग हैं। इसके साथ साथ एक होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या है? जिसमें एक जैसे लोग हैं। अब मैंने स्पेसिफिकली तरीके से पेरेंट्स पे डेटा लेना है और उन्हीं पेरेंट्स से डेटा लेना है जिनके बच्चे टॉडलर्स है, जिनके बच्चे अर्ली ग्रेडर्स है, तो वो किंडरगार्टन स्टेजेस में पढ़ रहे हैं, तो वो एक तरीके का होमोजीनियस पर्पसिव है। एक होता है हमारे पास क्रिटिकल सॉरी क्रिटिकल। क्रिटिकल कैसे हो सकता है? अगर एक्सट्रीम हमारे पास है कि जो हमारे पास मिल सकता है डेटा, एक्सेसिबल है किसी तरीके से, लेकिन क्रिटिकल एक तरीके का ऐसा डेटा है जो काफी सेंसिटिव है, जो एक रेयरेस्ट रेयर ऑफ डेटा हमें देखने को मिल रहा है। अब उनमें से भी एक ऐसी जगह देखने को मिल रही है जो एक पर्टिकुलर ट्राइब होते हुए भी एक पर्टिकुलर सेक्शन है। अब यहाँ पर उस पर्टिकुलर ट्राइब में से भी मैं उस कम्युनिटी से डेटा लेना चाहती हूँ जो फलाना किसी प्रैक्टिस को कर रही है, तो मैंने इसको और रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ये और क्रिटिकल है। अब जैसे अगर कोई पर्टिकुलर ट्राइब है एक पर्टिकुलर ट्राइब है, अब उस ट्राइब में से भी मुझे उन्हीं लोगों से डेटा चाहिए जो किसी स्पेसिफिक चाइल्ड कंडीशनिंग प्रैक्टिस को फॉलो कर रहा है, तो वो एक तरीके का क्या है, क्रिटिकल केस पर्पस में हो जाता है। अगर आप इसका एक और एग्जांपल है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। कोई देना चाहेगा क्रिटिकल केस पर्पस में? एनी एग्जांपल कोई आपको रिकॉल हो रहा हो क्रिटिकल में? क्योंकि एक ट्राइब का एग्जांपल मैंने दिया, या आपके भी अगर आसपास अगर देखोगे कोई ऐसी स्टेट से बिलोंग करे जो ट्राइब है जिसके बारे में लोग जानते नहीं, एनीवन? मैम हेलो। हाँ बोलो, कोई ऐसे स्पेसिफिक रीजन मैम से आप इस बिलोंग करते हो? हाँ जी बोलो। मैम मैम इस केस में क्या हम बोल सकते हैं कि जो जैसे कि कोई बच्चा ये मतलब मेंटली चैलेंजिंग है तो उसका डेटा मुझे लेना है, तो वो तो सब स्कूल में वैसे नहीं पढ़ते हैं, हाँ स्पेशल स्कूल जाते हैं, तो स्पेशल स्कूल से ही मुझे लेना है, तो ठीक है, एक एक्सट्रीम केस हो गया इस ठीक है, केस में। एक्सट्रीम केस हो गया। इनफैक्ट इसके साथ साथ एक पॉइंट हम ये भी मेंशन कर रहे हैं कि हर जगह ऑटिस्टिक स्कूल्स यहाँ पे नहीं मिलते। अगर हाँ हम यहाँ मैम, पर हाँ मैम, हाँ स्पेसिफिक अगर रीजन की बात करें या स्पेसिफिक दिल्ली में, तो दिल्ली में भी कई तरीके के ऐसे कम ही स्कूल्स आपको देखने को मिलेंगे इन द रेशियो जो ऑटिस्टिक बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, तो वो एक तरीके हाँ का मेरे पास एक टिपिकल केस पर्पस से बन जाता है, हाँ वो मैम, हाँ टिपिकल है। और हाँ एक मैम। होता है, हाँ कुछ और कहना चाहते हो इसमें? नहीं मैम, नहीं नहीं हाँ नहीं जी, मैम, नहीं। हाँ जी, तो वो टिपिकल केस पर्पस में बन जाता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जो पार्किंसन की जो डिसीज होती है यहाँ पर, अब उससे लोग कितना है, वो रेयरेस्ट पॉपुलेशन है, जो कि अमूमन अगर और ओवरऑल पॉपुलेशन में से देखें तो कितने 2% या 2.5% तक की पॉपुलेशन में मिल रहे हैं, तो मेरे लिए क्रिटिकल है। इसके अलावा एक होता है टिपिकल केस पर्पस। यहाँ पे टिपिकल क्या है कि मुझे स्पेसिफिक लोगों से ही डेटा चाहिए। अब जैसे मुझे उन्हीं लोगों से डेटा चाहिए जो कि यहाँ पर मराठी बोलते हैं। अब मराठी जिनके पास है अपने 10th स्टैंडर्ड तक, उनका डेटा चाहिए। अब वो टिपिकल केस हो गया मेरे लिए। एक होता है थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल की बात करना चाहते हैं जो आम तौर पे हम जनरली पढ़ते आ रहे हैं और समझते आ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर की उड़िया लैंग्वेज की बात करूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जो उड़िया लैंग्वेज बोलते हैं, अब उनमें से कितने ऐसे लोग जो उड़िया बोल रहे हैं उनका लैंग्वेज के प्रति कितना एक मतलब एक उनका क्या एक्सपीरियंस है, वो कितना डिवोटेड है अपने उड़िया लैंग्वेज के प्रति, वो कैसे अपने कल्चर को देखते हैं। तो ये क्या हो गया, थ्योरेटिकल हो गया कि जितने भी ऐसे कल्चरल स्टडी हो गया, प्रैक्टिसेस हो गया, बिलीव्स हो गया, जो हम थ्योरीज में आसपास पढ़ते आ रहे हैं, तो काफ़ी थ्योरेटिकल डेटा हमारे लिए बन जाएगा। तो वो एक तरीके का एग्जाम्पल हो सकता है। एक होता है वॉलंटियर, जैसे कि चेन बनता है, जैसे एक स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है। जैसे कि अगर मैंने आपको डेटा बोला कि मुझे उन्हीं लोगों से डेटा चाहिए जिनके बच्चे 5 से 6 साल के हैं, तो मैंने यहाँ पे पहले 10 लोगों से डेटा कलेक्ट करा,
कि जिनके बच्चे यहाँ पे 5 से 6 साल के हैं और मुझे उनसे डेटा कलेक्ट कर लिया। अब मैं उन्हीं पेरेंट्स को बोलूँगी कि आपके जैसे अगर और मुझे ऐसे पेरेंट्स मिल जाए जो सेम यहाँ पर जिनके 5 से 6 साल तक के बच्चे, तो आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं। तो एक तरीके का रेफरल सिस्टम हुआ, एक स्नोबॉल सैम्पलिंग हुआ। रेफरल सिस्टम के थ्रू हम यहाँ पे सैंपल ले रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। एक होता है सेल्फ सिलेक्शन, सेल्फली तरीके से मैंने सिलेक्शन किया। अब जैसे कि यहाँ पर आपको मैंने ऐसे लोगों को चुना है जो कहीं किसी ना किसी हायर एजुकेशन में है और हायर एजुकेशन में जो पीएचडी का कोर्स वह कर चुके हैं, तो उन्हीं स्टूडेंट्स का मुझे डेटा चाहिए। अब उन्हीं स्टूडेंट को डेटा चाहिए और आगे उन्हीं लोगों से चाहिए जो पीएचडी में कोर्स वर्क ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं अपने 6 महीने का। तो ये क्या है, सेल्फ तरीके से सिलेक्शन करना, कि सेल्फली तरीके से आई एम सिलेक्टिंग द सैंपल हु हैज ऑलरेडी डन द पीएचडी कोर्स वर्क। तो वो एक मेरा सेल्फ सिलेक्शन का पार्ट बन गया और उसमें भी मैंने रेफरल ट्रेनिंग सिस्टम चलाया, वॉलंटियरशिप हुई। एक होता है हैफेजार्ड, कन्वीनियंस, जो मिल जाए वो आ जाए डेटा में, मतलब इसमें मुझे ज़्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है महिला सशक्तिकरण की, विमेन एम्पावरमेंट की। अब विमेन एम्पावरमेंट में मुझे जो भी विमेन मिल जाए, जो भी मुझे वुमेन मिल जाए, मैं उस वुमेन से डेटा कलेक्ट कर लूँगी। तो वो एक तरीके का हैफेजार्ड है, एक तरीके से कन्वीनियंस सैंपल है कि जल्दबाजी में डेटा लेना चाहती हूँ। जो भी राह चलते हुए मुझे कोई भी औरत मिल जाए तो उनका क्या व्यू है विमेन एम्पावरमेंट के प्रति, वो क्या सोचती है कि क्या सही मायने में उनका विमेन एम्पावरमेंट हो चुका है, नहीं हुआ, तो एक हैफेजार्ड सैम्पलिंग या कन्वीनियंस सैम्पलिंग का वो पार्ट बन जाता है। तो एक तरीके से डिफरेंट तरीके के हमारे पास सैम्पलिंग के अलग अलग टाइप्स होते हैं। अब इसको जरा एक एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। और जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सिंपल रैंडम, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में होता है जैसे कि फिश बोल सिस्टम। एक फिश बाउल होता है, तो फिश बोल सिस्टम से जैसे लॉटरी मेथड होता है कि किसी की भी नाम की पर्ची डाल दी और जिसने वो पर्ची उठा ली वो मेरे सैंपल का पार्ट बन गया, तो ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का पार्ट है। जैसे कि हम खेल खेल में यहाँ पर देखते थे, यहाँ पर कि जिसमें हम बच्चों के साथ खेल खेल रहे हैं, जिसके पास जो पर्ची आ गई वो उसका टीम का पार्ट बन गया, ए टीम का पार्ट बन गया, बी टीम का पार्ट बन गया। तो एक तरीके का सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो गया जिसमें हर एक यूनिट को मैं इक्वल तरीके से चांस दे रही हूँ कि वो पर्टिकुलर पर्सन मेरी स्टडी में आ सकता है। यहाँ पर किसी तरीके का अपने पर्सनल लाइक्स के बेसिस पे या विम्स के बेसिस पे यहाँ पे रिसर्चर कोई डिवोटेड नहीं है। मतलब मेरा ऐसा नहीं कि वो मेरा फ्रेंड है तो वो मेरे साथ आना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर मेरे फ्रेंड के ने किसी भी नाम की पर्ची उठाई है, किसी भी टीम की पर्ची उठाई, तो वो उस टीम का पार्ट बन जाएगा। इसमें मैं कुछ उसको रिस्ट्रिक्शंस नहीं दे रही या किसी तरीके का कोई बाउंडेशन नहीं रख रही। तो लॉटरी मेथड है। एक होता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। मैम एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलो। मैम जैसे एक प्रोफेसर ने मतलब बताया कि जो रैंडम सैम्पलिंग होती है ये सिर्फ रैंडम सैम्पलिंग होती है, सिंपल जैसी कोई चीज नहीं होती। मतलब अगर सिंपल होगी तो कॉम्प्लेक्स भी होगी, ऐसा बताया। हाँ कॉम्प्लेक्स होगी, वो कॉम्प्लेक्स आपका बताएगा स्ट्रैटिफाइड में। अगर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की बात करी जा रही है वो है लॉटरी मेथड में, कि जिसमें मैं हर एक इक्वल चांस दे रही हूँ, कोई फेवरिज्म नहीं कर रही हूँ, कोई पार्शियल तरीके से इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं कॉम्प्लेक्स रैंडम सैम्पलिंग की बात करती हूँ तो वो मेरा स्ट्रैटिफाइड में आ जाता है, कि जब मैं यहाँ पर अच्छा। स्ट्रैटिफाइड में या स्ट्रेटा में बांटते हुए अपनी पॉपुलेशन यूज कर रही हूँ। अभी देखिए इसके बारे में भी क्या है। अभी हमने सिर्फ लॉटरी मेथड की बात करी, सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, बहुत ही ईजी तरीका है अपने सैंपल को अपना जो भी यहाँ पे पार्ट बनाने का। सिमिलरली सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होता है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में हर एक nth बच्चे को 100,000 की पॉपुलेशन है, उस 1000 के बच्चों में मैं नहीं चाहती किसी का दिल दुखे, तो इसलिए मैं हर एक 10वां बच्चा जो आ जाए मैं उसको ले लूंगी। तो हर एक 10वां बच्चा मेरी स्टडी में आ जाए तो मैं उस हर 10वें बच्चे को अपनी स्टडी का पार्ट बना लूंगी। तो ये सिस्टमेटिक सैम्पलिंग हो जाती है। इसमें इसको कहते हैं nth सिस्टम ऑफ सैम्पलिंग। इसके अलावा एक होता है स्ट्रैटिफाइड, ये होता है कॉम्प्लेक्स लेवल की रैंडम सैम्पलिंग। वो कैसे? अब इसमें क्या होता है, दो तरीके का आता है। ये एक पिक्चर देखो, इस पिक्चर में आता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या है कि अगर मान लो पूरी पॉपुलेशन है, मेरे पास पूरी पॉपुलेशन है, एंटायर पॉपुलेशन है, इसको मैं 3 स्ट्रैटा में बांट रही हूँ, एससी, एसटी, ओबीसी। अब इन 3 तरीके से यहाँ पर पूरी सैंपल को 3 ग्रुप्स में बांट दिया, एससी ग्रुप्स में, एसटी ग्रुप में और ओबीसी ग्रुप में। अब इस एससी, एसटी, ओबीसी में से मैं रेंडमली तरीके से कोई भी सिलेक्ट कर रही हूँ। 2 लोग इसमें से ले लिए, 2 लोग इसमें से ले लिए, 2 लोग इसमें से ले लिए, और ये दो पेयर बनाते हुए मैंने एक सैंपल बना लिया। तो ये होता है मेरा एक तरीके का स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, या फिर इसको कॉम्प्लेक्स रैंडम सैम्पलिंग के नाम से भी जाना जाता है। वो कॉम्प्लेक्स वर्ड इसलिए यहाँ पे जोड़ा है क्योंकि इसमें पहले मैंने पॉपुलेशन लिया है, फिर उस पॉपुलेशन को पहले अपने अलग अलग ग्रुप्स में बांटा है, फिर उन ग्रुप्स में से मैं यहाँ पे रेंडमली सिलेक्ट कर रही हूँ।
तो ये मेरे पास एक स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कहलाता है। तो मैम ये जो दो दो लेंगे वो कैसे लेंगे, कोई भी ले लेंगे या हाँ, फिर कोई उसमें भी भी? ले लेंगे, नहीं उसमें भी आपका कोई नहीं है, उसमें मैं कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रही, इसमें से कोई भी मैं ले सकती हूँ, इसमें कोई भी रैंडमली सेलेक्ट कर लूंगी। मान लो अगर मैं इन दो को ना करते हुए इन दोनों को सिलेक्ट कर लूँ, इन दोनों को ना करते हुए इन दोनों को सिलेक्ट कर लूँ, वो मैं कोई भी रैंडमली सेलेक्ट कर लेती हूँ। इसमें कोई भी फेवरिज्म नहीं है, किसी तरीके का फेवरेटिज्म नहीं है कि ये मेरा फेवरेट पर्सन है मैं इसको ले लेती हूँ, ऐसा नहीं है। रैंडमली तरीके से कोई भी सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे कि यहाँ पर क्या होता है कि आपको जो क्या होता है कि गली में बांटते हैं वो शैशे बांटते हैं। अगर मान लो कोई यहाँ पर अपने ब्रांड का किसी तरीके से प्रमोशन कर रहा होता है, तो वो जो सैशे फेंकते हैं घरों में अलग अलग फेंकते हैं, वो कोई सिलेक्ट नहीं करते कि ये मेरे फलाना का घर मेरे जान पहचान का है, ये घर मेरे जान पहचान का, ऐसा नहीं है। वो रैंडमली आते हैं, कोई भी पैम्फलेट फेंक जाते हैं इधर उधर उधर इधर, और तो वो एक तरीके का हमारे पास कहलाते हैं कि कोई भी रैंडमली तरीके से हम उन्होंने सैंपल ले लिया, रैंडमली तरीके से उन्होंने बांट दिया। अब यहाँ पर जब वो रैंडमली तरीके से पूरे रैंडमली तरीके से ना बांटते हुए उनमें से भी स्ट्रेटा के बेसिस में कि एक गली है, ए गली, दूसरा हमारा दूसरी बी गली है, तो ए गली में और बी गली में कितने लोग हैं उनमें से मुझे सिलेक्टिवली तरीके से सैंपल बांटना है, तो उसको वो स्ट्रेटा में बांटेगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रेटा बनता है ना, यहाँ पे एक पर्पसिव तरीके से पहले स्ट्रेटा बनता है और उनमें से आप रैंडमली तरीके से सिलेक्ट कर लेते हो। यहाँ पे आप जो भी रैंडमली सिलेक्ट करते हो इसमें से आपका कोई फेवरेटिज्म नहीं है, जो आपके सामने आ जाए उसको आपने वही ले लिया। अगर दो लोग आपको मिल गए उनमें से दो ले लिया, एससी दो ले लिया, एसटी दो ले लिए, ओबीसी दो ले लिए, तो ये इसमें आ जाता है। तो जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है सिंपल वाली, उसमें इक्वल फेयर चांस दे रहे हैं लॉटरी सिस्टम में, चिट सिस्टम के बेसिस पे। लेकिन यहाँ चिट सिस्टम नहीं है, यहाँ पर पूरी पॉपुलेशन बनाई, उस पूरी पॉपुलेशन बनाने के बाद उसको पहले स्ट्रेटा में बांटा, अलग अलग ग्रुप्स में बांटा ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रायोरिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज, और फिर उनमें से रैंडमली सिलेक्ट करा। तो ये मेरा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कहलाता है। ठीक है, ये समझ आया स्ट्रैटिफाइड क्या है, स्ट्रेटा में बांट दिया। अब यहाँ पर जरा इसमें ये भी है कि जब हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग बनाते हैं तो इसमें इसका प्रॉपर्टी कैसा है, ये होता है हिट्रोजीनियस इन नेचर। इसको हिट्रोजीनियस क्यों कह रहे हैं, जरा बता सकते हो क्यों कह रहे हैं इसको हिट्रोजीनियस? क्योंकि मैम स्ट्रेटा अलग अलग है, इनमें कोई होमोजेनिटी नहीं है। हाँ, स्ट्रेटा अलग अलग है, और इस स्ट्रेटा में से जो लोग निकल कर आए हैं, अब दो लोग वो यहाँ भी से अलग निकल अलग कर आ गए, दो लोग यहाँ से निकल कर आ गए, दो लोग यहाँ से निकल कर आ गए, तो आपस में अगर इन दोनों लोगों को देखोगे सभी को 6 लोग एक दूसरे से अलग है, तो इस वजह से भी इसको कहते हैं हिट्रोजीनियस सैम्पलिंग। ये एक स्ट्रैटो जो हमारे पास स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होती है इसको हिट्रोजीनियस सैम्पलिंग कहते हैं। ओवरऑल नेचर इज हिट्रोजीनियस इन नेचर। ठीक है, ये इसके अंदर पता है। लेकिन इससे हल्का सा फर्क होता है क्लस्टर सैम्पलिंग में। वो क्या होता है, क्लस्टर में ग्रुप का ग्रुप उठता है। क्लस्टर में मैं रैंडमली तरीके से यहाँ पर एक एक पर्सन को सिलेक्ट नहीं कर रही। क्लस्टर सैम्पलिंग की खासियत ये है कि इसमें पूरा ग्रुप उठकर आएगा, पूरा ग्रुप उठेगा। जैसे कि अगर मैं आपको पूरी पॉपुलेशन में यहाँ पे बांटूं, पूरी पॉपुलेशन को यहाँ पर बाइफरकेट करूँ क्लस्टर्स में या सेक्शंस में, जैसे कि एज के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, ज्योग्राफी के बेसिस में, तो उनमें से यहाँ पे आपका सिलेक्ट करूंगी पूरा का पूरा सेक्शंस रैंडमली तरीके से। तो यहाँ पर हो सकता है कि एक तरीके का क्लस्टर सैंपल, यहाँ पर पूरा ग्रुप उठ के आता है। जो ग्रुप बनता है ना वो नेचुरली अकरिंग ग्रुप होता है, मतलब जो ग्रुप आपका बन रहा है वो नेचुरल तरीके से बनता है। इसमें आपने किसी तरीके की कोई कंडीशंस नहीं रखी है। आप यहाँ पे जो भी डेटा ले रहे हो क्लस्टर्स के फॉर्म में ले रहे हो, एज के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, या फिर एक तरीके से आप ज्योग्राफी के बेसिस पे। जैसे कि अगर पूरी पॉपुलेशन है मेरी यहाँ पर इंडिया की, अब उस इंडिया की पॉपुलेशन में से मैंने यहाँ पर क्या लिया, यहाँ पर इंडिया की पॉपुलेशन एक स्टेट है दिल्ली स्टेट, उस दिल्ली स्टेट में काम करने वाले जितने भी यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी टीचर्स हैं उनका 100 ग्रुप बना लिया। इसके अलावा अगर यहाँ पे जितने भी प्राइमरी टीचर्स हैं उनका 100 का ग्रुप बना लिया, तो ये पूरा ग्रुप की ग्रुप उठ के आता है। तो ये क्लस्टर सैम्पलिंग में पूरा ग्रुप होता है, और हर एक ग्रुप में इक्वल जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि एक ग्रुप है, अगर सीनियर सेकेंडरी की बात हो रही तो सीनियर सेकेंडरी टीचर्स हो गए, अगर सेकेंडरी स्कूल की बात हो रही तो सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स हो गए, तो एक जैसे ग्रुप के टीचर्स है। तो इसके अंदर यहाँ पर आपका जो सैंपल बनता है वो होमोजीनियस बनता है। इसको कहते हैं होमोजीनियस, क्योंकि एक जैसे लोग होते हैं उस ग्रुप में, अलग अलग नहीं होते उस ग्रुप में, तो क्लस्टर सैम्पलिंग बनता है। तो ये अलग अलग नाम है, स्ट्रैटिफाइड में हेट्रोजीनियस और क्लस्टर में सेम जैसे, एक जैसे, तो वो होमोजीनियस हो जाता है। एक होता है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग। ये क्लस्टर सैम्पलिंग का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर होता है, अब इसमें आपका पूरा बांटना अलग अलग स्टेजेस पे। अब यहाँ पर जो हम
ले रहे थे एज पे, जेंडर के बेसिस पे कि विमेन का डेटा ले लिया, विमेन ले ली 100, जेंडर के बेसिस पे विमेन 100 ले ली, एज के बेसिस पे 50 से 60 वाले आदमी ले लिए, तो वो एक तरीके का क्लस्टर हो गया एक जैसे। लेकिन अगर मल्टी स्टेट क्लस्टर की बात करें तो इसमें स्टेजेस वाइज स्टेजेस, अब पूरा स्टेट है, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट जाऊं, स्टेट का पूरा पॉपुलेशन है, अब स्टेट से डिस्ट्रिक्ट जाना, फिर डिस्ट्रिक्ट से विलेज जाना, विलेज से हाउस होल्ड जाना, तो इसमें अलग अलग स्टेजेस में पूरी पॉपुलेशन को मैं स्प्लिट कर रही हूँ और उनमें से एक डेटा यहाँ पे लेना चाहती हूँ। तो स्टेट में से भी कोई यहाँ पर मैंने पूरी स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले मान लो कोई 100 का ग्रुप ले लिया। सिमिलरली अगर स्टेट के बाद फिर मैं डिस्ट्रिक्ट की तरफ गई, डिस्ट्रिक्ट में से मैंने ले लिया, फिर विलेज में से कोई डेटा ले लिया, फिर घर में से कोई डेटा ले लिया, तो यहाँ पे मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होती है जो अलग अलग लेवल्स पे हमारी चलती है। अब फॉर एग्जाम्पल एक रिसर्चर है, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एक रिसर्चर है, वो स्टडी करना चाहते हैं डिफरिंग ईटिंग हैबिट्स इन द इंडिया स्टेट्स, जितने भी इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उनके अलग अलग खाने की आदतें क्या है, तो वो देखना चाहते हैं। तो ये हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है घर के घर जाना और उनसे डेटा कलेक्ट करना। तो इस रिसर्चर क्या करता है कि इस केस में यहाँ पर वो एक मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग का यूज करता है। अब वो स्टेट में से, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में से, पर्टिकुलर विलेज में से, पर्टिकुलर हाउस होल्ड में से वो डेटा ले सकता है। अब यहाँ पे उसने नैरो डाउन कर दिया प्रोसेस को, पूरा धरातल पे ले आया। अब पूरी स्टेट में हर एक घर के दरवाजे तो नहीं खटखटाएगा कि मुझे डेटा चाहिए डेटा चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो पूरी स्टेट में, जैसे एक स्टेट ले लिए महाराष्ट्र, उस महाराष्ट्र के किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, उस डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे किसी विलेज में जाएगा, गांव में जाएगा, उस गांव का एक गांव में से यहाँ पर किसी हाउस होल्ड का डेटा ले लेगा। सिमिलरली किसी दूसरी स्टेट में जाके, अगर एक स्टेट मेरी महाराष्ट्र होगी, दूसरी स्टेट मेरी दिल्ली होगी, तो दिल्ली में से किसी डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट से विलेज, विलेज से हाउस होल्ड, ऐसे वो डेटा कलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेजेस में चलेगा डेटा, यहाँ पर मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होगा, एक मल्टी स्टेज चीजों में चलता है और डेटा वो ऐसे धीरे 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 करके स्प्लिट करते हुए अपना डेटा लेता रहता है। तो ये आपका एक सबसे आसान तरीका होता है डेटा लेने का, जब आपके पास ऑडियंस ज़्यादा है, सबको केटर डाउन करना है और स्टेजेस में केटर डाउन करना है, तो उसके लिए ये आपके पास एक तरीका होता है। अब इसके भी कई तरीके के एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेज क्या हो सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि जो भी आप डेटा यहाँ पर कलेक्ट करें ना अपना प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, वो एक तरीके से ईजियर होता है, क्योंकि आपने यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट नहीं करा, आप यहाँ पर इजी तरीके से डेटा को कलेक्ट करो, इजी होता है अंडरटेक करने में। लेसर डिग्री ऑफ प्री कंसीव नोशन होते हैं, पहले से हम डिसाइड नहीं करते, प्री कंसीव नोशन नहीं है, जजमेंट नहीं है कि अपनी ही फ्रेंड को मैं चूज करूंगी, ऐसा कोई मेरे दिमाग में नहीं है, ना किसी रिसर्चर के दिमाग में है। तो यहाँ पे लेसर डिग्री ऑफ प्री कंसीव नोशंस होते हैं, यहाँ पे कोई जजमेंट्स इन्वॉल्व नहीं होती है। रिसर्च यहाँ पे जो भी रिसर्चर है उसकी जो रिसर्च में जो भी फाइंडिंग होती है वो हाईली रिलायबल होती है, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा रेंडमली तरीके से यहाँ पे डिसाइड किया है, तो रेंडमली तरीके से डेटा कलेक्ट करा है तो हाईली रिलायबल होता है, आसानी से डेटा मिल सकता है। सैम्पलिंग एरर को एस्टिमेट कर सकते हैं एक्यूरेटली तरीके से। वो कैसे, क्योंकि हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि जहाँ से हमने डेटा लिया है वो सैंपल को रिप्रेजेंट, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा, तो उसमें से जो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर हमारे पास है ईजिली तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है, इवन और नॉन टेक्निकल पर्संस भी यहाँ पे कर सकता है रैंडम सैम्पलिंग में, क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे डेटा जिससे लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं कन्वीनियंटली तरीके से। आप यहाँ पर करना चाहे तो आप कोई पहले से तो क्राइटेरिया लेके चल नहीं रहे, जो आप यहाँ पर स्टडी करना चाहते हैं रैंडमली आपने डेटा ले लिया, बांट दिया और आपको डेटा मिल गया। यहाँ पर कोई तरीके का अलग से कोई सिस्टमेटिक तरीके से बायसनेस नहीं होती, तो ये इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज ये भी है कि मोनोटोनियस होता है, एक जैसे चलता है, यहाँ पे कोई एक तरीके से मतलब एक वैरायटी नहीं है डेटा लेने की। रैंडमाइजेशन टेक्निक है, पता है रैंडमली तरीके से डेटा कलेक्ट करना, लेकिन जो वैरायटी है, जो सिस्टम जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, कोटा में एक वैरायटी है, जजमेंट में एक वैरायटी है, पर्पस सैम्पलिंग में वैरायटी है, तो वैरायटी नहीं मिलती क्योंकि एक जैसे सैंपल है, यहाँ पे वैरायटी नहीं है तो मोनोटोनियस है। कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हायर होता है, अब जिसको रैंडमाइजेशन टेक्निक अच्छे से यूज करनी आई वही डेटा कलेक्ट करेगा, इसके अलावा कोई डेटा कलेक्ट नहीं कर सकता, डिसएडवांटेज है। एक कॉम्प्लेक्सिटी हायर होता है, मोर टाइम कंज्यूमिंग होता है, कॉस्टली होता है, तो इसके सबसे बड़े डिसएडवांटेज है। और इन्हीं डिसएडवांटेजेस को देखते हुए फिर एक रिसर्चर कोशिश करता है कि एक तरीके से नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक का यूज करे और मोर कन्वीनियंट तरीके से डेटा कलेक्ट करे। तो उसके खामियों को भरने के लिए फिर हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी आता है। नॉन प्रोबेबिलिटी में बायसनेस आ जाता है, चांस होता है बायसनेस होने की, क्योंकि रैंडमाइजेशन तो है नहीं,
एक फेवरेटिज्म भी आ सकता है कि मैं अपनी फ्रेंड को चुनूंगी और तो किसी को नहीं चुन सकती, तो एक तरीके का बायसनेसेस मुझे देखने को मिलेगा। यहाँ पर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में एक पर्पसिव होता है, मतलब पर्पसली तरीके से मुझे इसी से सैंपल चाहिए। अब पर्पसिव सैम्पलिंग को जजमेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक का। आपको कभी कभी जजमेंटल सैम्पलिंग लिख के दे देगा, पर्पसिव नहीं लिख के देगा, तो उस केसेस में अगर जजमेंटल लिखा आ गया तो आप समझ जाओगे कि भाई ये पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक की बात कर रहा है। तो दोनों एक चीज इस पे आ सकती है। इसके साथ साथ हमारे पास आता है इन्वेस्टिगेटर एब्सोल्युटली तरीके से फ्री होता है चूज करने के लिए अपने जजमेंट के बेसिस पे वो जिसको लेना चाहता है। जैसे कि मैं जजमेंट यहाँ पे बना रही हूँ, मुझे उन्हीं से डेटा चाहिए जो कि हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं और जो ऐसे बच्चे हैं जो कि पीएचडी कर रही है, तो मैं पर्पसिव तरीके से पीएचडी स्कॉलर्स का डेटा लेना चाहती हूँ, तो पर्पसिव है, जजमेंटल है। एक है कोटा। कोटा में आप अपने सभी तरह के ग्रुप को बांट रहे हो और उनमें से भी आप म्यूचुअली तरीके से सिलेक्ट कर रहे हो कोटा में। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ SC ST OBC जर्नल्स, अब इनमें कोटा बांट दिया, कोटा यहाँ पर उनमें से सिलेक्ट करा। कोटा सैम्पलिंग एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक होती है जिसमें हम पूरा अपने सर्वे को, पूरे पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप। मतलब हर एक ग्रुप एक दूसरे से अलग है, हर एक ग्रुप एक दूसरे के ट्रेड्स में अलग है, हर एक ग्रुप एक दूसरे के इंटरेस्ट में अलग है, तो वो अलग अलग लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 25% इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो 30% ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स है, 15% आर्ट्स के स्टूडेंट्स है और 30% स्टूडेंट्स है जो कि मेडिसिन फील्ड में स्पेशलाइजेशन है। तो ये कोटा सैम्पलिंग में आ जाता है। एक होता है डायमेंशनल, इसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन। अब यहाँ पर अगर मैं 25% इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ले रही हूँ ना, तो इनमें कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं और कितने प्रतिशत पुरुष है, तो वो उसमें से भी डेटा बन रहा है, उसमें से भी कोटा निकल कर आ रहा है on the basis of gender, on the basis of income, on the basis of residence, on the basis of education level। तो जब कोटा में से भी कोटा बन रहा है तो वो हमारा डायमेंशनल सैम्पलिंग का पार्ट बनता है, वो एक अनदर डायमेंशन बन रही है। तो वो मेरे पास नेक्स्ट तरीके का एक डेटा आ जाता है। एक होता है कन्वीनियंस, कन्वीनियंस को हैफेजार्ड भी कहते हैं, मतलब जो मिल जाए आ जाओ स्टडी में। विमेन की बात करें तो हर एक वुमेन मुझे मिल जाए, मैं उन वुमेन को अपने साथ ले लूं, अपनी स्टडी में इंक्लूड कर लूं, तो कन्वीनियंस है। एक होता है रेफरल सिस्टम, चेनिंग सिस्टम, 3 की मदद करो उन्हें बोलो तो वो किसी और 3 की मदद करेगा, तो ये क्या है, रेफरल सिस्टम है। स्नोबॉल सैम्पलिंग है तो चेनिंग बन रही है, तो इसको रेफरल भी कहते हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग भी कहते हैं। एक तरीके का जो हमारा वॉलंटियर सैम्पलिंग भी कहा जाता है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल वॉलंटियरशिप कर रहा है, डेटा को लेने में एक दूसरे की मदद कर रहा है कि वो स्टडी का पार्ट बन सके, तो वॉलंटियर डेटा भी इसको कहा जाता है, वॉलंटियर सैम्पलिंग भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये आपका। इसके साथ साथ इसकी भी एडवांटेज होती है, लेस एक्सपेंसिव है, क्योंकि आपको पूरा रेंडमाइजेशन में तो पैसा लगता है, स्टडी काफ़ी बड़ी होती है, सैंपल साइज भी बड़ा होता है, सैंपल की रीच भी बड़ी होती है, लेकिन यहाँ पर लेस एक्सपेंसिव है, हाईली टाइम इफेक्टिव है, कम समय लेता है, सैम्पलिंग मेथड इजी होता है एग्जीक्यूट करने के। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि अपनी जजमेंट आ जाते हैं बीच में, अपने घर वालों से डेटा भरवा लोगे, अपने घर वालों से ही डेटा ले लोगे कन्वीनियंस के तौर पे, तो ये एक तरीके का डिसएडवांटेज है। एक जैसी पॉपुलेशन हो जाएगी, हमें यहाँ पर जो वैरायटी, हमें एक तरीके से लैक ऑफ वैरायटी देखने को मिलेगी, क्योंकि हम प्रॉपर्टी क्या है कि हमने डिसीव कर दिया, बायसनेसेस कर दी। जब बायसनेसेस हो गई है यहाँ पर, तो अपने ही लोगों को सिलेक्ट कर लिया, तो उस केसेस में कन्वीनियंस के लेवल पे हमने चोरी कर ली। मतलब हमने यहाँ पर अगर डेटा कह रहा है कि पर्पसिव लेना, तो वो पर्पसिव नहीं ले पा रहे, क्योंकि उसमें से भी हमने यहाँ पर अपने सिलेक्टिवली तरीके से सिलेक्ट कर लिया और उन लोगों को यूज कर लिया जो कन्वीनियंटली मुझे मिल गए। अब उसमें से एक वैरायटी का मिसिंग होना इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ा एक आपका एक लूप पॉइंट है। साथ के साथ ये फोकस नहीं करता है इफेक्टिवनेस में, जबकि ये सिंप्लिसिटी पे विश्वास करता है कि सिंपली तरीके से मेरी स्टडी हो जाए, लेकिन जो इफेक्टिवनेस होना चाहिए वो इफेक्टिवनेस यहाँ पे मिसिंग है, क्योंकि रेंडमाइजेशन तो है नहीं। तब रेंडमाइजेशन है नहीं तो लार्जर ऑडियंस पे आप रिजल्ट्स को जनरलाइज नहीं कर सकते, तो रैंडमाइजेशन के द्वारा लार्जर पॉपुलेशन पे स्टडी आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो इस तरीके से हमारे पास सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहेगा। तो इसकी डिसएडवांटेजेस हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको बताया गया एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में। ये क्लियर हुआ, अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, डिफरेंट तरीके के। यस मैम। ठीक है, क्वेश्चंस करिए, अब क्वेश्चंस देखते हैं इसमें कैसे कैसे बनते हैं। तो क्वेश्चंस हमारे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बनते हैं, कैसा भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम को टारगेट करो, क्वेश्चंस एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बनेगी। तो वो कैसे बनते हैं आप देख सकते हो, क्वेश्चन को पढ़ो थोड़ा। एक तरफ टेक्निक्स है,
दूसरी तरफ उसके करेक्टरिस्टिक्स है हमारे प्रोसीजर्स की। तो क्या आना चाहिए इसमें, आराम से पढ़ के देना और इंपॉर्टेंट कीवर्ड चूज करना। Purposive, multi-stage, systematic and stratified. What should be the right answer of this question? मैम नंबर 2। Okay, number 2. What about others? आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या आना चाहिए? Yes, ma'am. Option 2. Option 2. Let's see what should be the right answer. Very good. ऑप्शन 2 मैम। The right answer of the question is second. कैसे हुआ? पर्पसिव। पर्पसिव का मेन रीजन क्या है कि पर्पसिव में रिसर्चर रिलाई करता है खुद की जजमेंट पे। तो पर्पसिव सैम्पलिंग में द रिसर्चर रिलाइज ऑन हिज और हर ओन जजमेंट एंड चूजिंग द मेंबर फ्रॉम द पॉपुलेशन। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग मतलब कि जब यहाँ पे पॉपुलेशन को यहाँ पर डिवाइड कर दिया जाता है पॉपुलेशन को सब ग्रुप में और उसमें से वन ग्रुप यहाँ पे लेता है रैंडमली, तो मल्टी स्टेज हो गया। सिस्टमैटिक में क्या होता है? सिस्टमैटिक के अंदर हम बात कर रहे हैं ऑब्टेनिंग द kth इंटरवल या nth पर्सन, है ना, nth इज अ कीवर्ड, सिस्टमैटिक में हो गया। यहाँ से भी आप देख सकते थे इसमें आसानी से। इसके अलावा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में होता है फोर्थ कि यहाँ पे रिसर्चर डिवाइड्स करता है एंटायर पॉपुलेशन को इन होमोजेनियस ग्रुप एंड रैंडमली सेलेक्ट करता है। तो यहाँ पे जब हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की यहाँ पे बात करते हैं तो ये अंदर से तो एक जैसे होते हैं, यानी कि जो अमंग जो होते हैं हमारे यहाँ पर, ये भी लिख रहा है, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर मैं आपको मेंशन करती हूँ कि अंदर जो ग्रुप होते हैं, जैसे कि मैं एससी का कोटा ले रही हूँ, ओबीसी का कोटा ले रही हूँ या अनरिजर्व का कोटा ले रही हूँ, तो अंदर से तो यहाँ पर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से देखा जाए तो एक जैसे है, लेकिन ये बाहरी जब हमारा फाइनल डेटा निकलता है तो वो एक अलग हो जाते हैं। तो उस केसेस में यहाँ पर हमारे पास ये एक चीज आती है, इसमें लिखो जरा, ये जो डेटा आपको मिलता है सर्टिफाइड सैम्पलिंग में, तो विद इन ये होते कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शेयर कर सकते हैं विद ईच अदर बट आर होमोजीनियस विद अदर सब ग्रुप। तो अदर सब ग्रुप से अलग है, तो ये आपस में विद इन एक जैसे। जैसे कि मैं एससी की बात करूँ तो एससी वाले जो ग्रुप है इसमें अंदर एक जैसे है, एससी वाले ग्रुप्स बन रहे हैं, और लेकिन एससी एसटी ओबीसी तो आपस में जो ग्रुप है ये अलग है। तो ये विद इन द ग्रुप सेम है और अमंग द ग्रुप डिफरेंट है, ये इसमें तरीका है। तो उस केसेस में क्या है कि ये क्वेश्चन के साथ मैच रहता है। सिमिलरली से उल्टा, बिटवीन द ग्रुप होमोजीनियस है लेकिन विद इन द ग्रुप ये अलग है, तो ये भी लाइन लिखना चाह रहा है, ये क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर आता है कि बिटवीन द ग्रुप ये आपके होमोजीनियस है, लेकिन जब हम विद इन द ग्रुप की बात करते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इसमें दो चीजें आ रही, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बताया गया है इस क्वेश्चन के लिए जो आप आंसर कर रहे हो। नेक्स्ट देखो इसमें क्या हमारे पास है, दिस वन, ये थोड़ा सा क्वेश्चन समझो क्या आना चाहिए। A method of sampling that ensures a proportional representations of all the section of population is technically called what? मैम स्ट्रेटिफाइड। Okay. What about others? तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रैटिफाइड है क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस हमारे पास कर रहे हैं किसी पॉपुलेशन का, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस, तो जो पॉपुलेशन था हमने उसको किसी प्रोपोर्शन में बांटा, प्रोपोर्शन से यहाँ पर हमने यहाँ पर अपना सैंपल लिया जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, तो यहाँ पे एक तरीके का स्ट्रैटिफाइड आ गया। नेक्स्ट देखो ये वाला, इसका क्या बनना चाहिए? ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आपके लिए। इसमें राइट आंसर क्या आना चाहिए? एक्सट्रीम केस सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग। मैम ऑप्शन 3। ओके, ऑप्शन 3 अकॉर्डिंग, ऑप्शन 3। ओके, ऑप्शन 3। सो देखते हैं इसमें क्या है। वेरी गुड, द राइट आंसर द क्वेश्चन इज ऑप्शन 3। कैसे? एक्सट्रीम केस सैम्पलिंग,
तो एक्सट्रीम के सैम्पलिंग में जो सैंपल आपका अनयूजुअल है, एक्सट्रीम है। एक होता है पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग में जजमेंट, देखो कीवर्ड है ना जजमेंट। इसके अलावा स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या चलता है, हमारे पास एडिशनल पार्टिसिपेंट से हेल्प लेते हैं, तो वॉलंटियरशिप हो रहा है, तो एक सीकिंग द हेल्प फ्रॉम पार्टिसिपेंट टू आइडेंटिफाई द एडिशनल पार्टिसिपेंट्स। नेक्स्ट देखो इसमें डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी में। The essential element that differentiates between the probability and non-probability sampling technique. Ma'am, I think option ऑप्शन 2. 3। Okay. Yes, Option. ma'am. ऑप्शन Option 2 three. 2 2 ही होगा मैम, ऑप्शन 2। Okay. The right answer to the question is option 2. सबसे बड़ा कीवर्ड तो ये है ना, रेंडमाइजेशन, रेंडमनेस इन द सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स। रेंडमनेस की कमी है किसमें, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रेंडमाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रेंडमाइजेशन नहीं हो सकता। तो रेंडमनेस इन द सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स। नेचर ऑफ द पॉपुलेशन इज सैम्पल्ड ऑलवेज, वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है, विच इज अ प्रॉपर्टी। साइज ऑफ सैंपल इज आल्सो देयर, रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द सैंपल इज आल्सो देयर एज अ काइंड ऑफ प्रिंसिपल, बट रेंडमनेस एक लैकिंग पॉइंट है। नेक्स्ट देखो सैंपलिंग एरर को, मतलब जब सैम्पलिंग एरर होता है, जो त्रुटि होती है सैंपल में, नमूने में, तो वो किस तरीके से यहाँ पर आप डिक्रीज कर सकते हो, क्या तरीका है डिक्रीज करने का। जो 4 तरीके की प्रॉपर्टीज बताई थी, उसको सोचो, उसके अकॉर्डिंग आंसर दो। ऑप्शन 3। ओके, ऑप्शन 3, व्हाट अबाउट अदर्स। 3, ma'am. ओके, फर्स्ट इज द राइट आंसर। 3 भी हो सकता है, होमोजेनियस ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ ऑब्टेनिंग द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल भी हो सकता है। अगर सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है तो सैंपल एरर आने के चांसेस कम है। मतलब सैम्पलिंग का पहले बात तो ये है कि सैंपल का रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है होमोजेनियस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, फिर आता है साइज ऑफ द सैंपल, और फिर आता है हमारे पास कि जो सैंपल जो होना चाहिए हमारे पास, उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है हमारी, जिसमें हमने 4 तरह की प्रॉपर्टीज की बात करें, तो वो चारों प्रॉपर्टीज में इंक्लूडेड होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स है वो हमारे पास राइट आंसर आ सकते हैं, क्योंकि वेटेज हाई रख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा इसमें, पढ़ो आराम से, क्या कह रहा है कि एक शोधकर्ता का इरादा झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले छात्रों की समयोचित समस्याओं का अध्ययन करना है। इस तरह के एक अध्ययन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नमूना प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, यानी कि रिसर्चर इंटेंड्स टू स्टडी द एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्लम डेवलपर्स, व्हाट शुड बी द सैम्पलिंग प्रोसीजर यूज्ड फॉर सच अ स्टडी। क्या कर रहा है एक रिसर्चर। मैम क्लस्टर। ओके, हाँ, क्लस्टर कैसे हुआ क्लस्टर, क्योंकि इसमें आपको स्पेसिफिक तरीके से बताया, एक रिसर्चर टेंड टू स्टडी द एडजस्टमेंट प्रॉब्लम द स्टूडेंट्स हु आर अ स्लम डेवलपर्स, तो एक पर्टिकुलर स्लम डेवलपर्स पे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई और क्यों नहीं हुआ, स्ट्रैटिफाइड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम स्ट्रेटा भला के रैंडमली सिलेक्ट नहीं कर रहे, हम एक ग्रुप उठा रहे हैं, हम एक स्लम डेवलपर्स का, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों का पूरा ग्रुप उठा रहे हैं, उस पर स्टडी कर रहे हैं। तो वो हमारे पास क्लस्टर बन गया, क्योंकि एक जैसे लोग हैं ना क्लस्टर्स पे आपके पास होमोजीनियस है, एक जैसे लोग हैं, स्लम डेवलपर्स है, उसको आप उठाया, उसके ऊपर स्टडी करा आपने, तो एक तरीके से क्लस्टर सैम्पलिंग बना। नेक्स्ट देखो जरा इसमें क्या है, कोटा और स्ट्रैटिफाइड में क्या डिफरेंस है, कोटा और स्ट्रैटिफाइड में, क्योंकि दोनों में स्ट्रेटा बनता है, कोटा में भी और कोटा और स्ट्रैटिफाइड में भी, लेकिन डिफरेंस क्या है सैम्पलिंग टेक्निक में। Number 4. ओके, मैम होमोजेनियस। ना नंबर 4 रेंडमनेस की कमी है, रेंडमनेस इन दी ड्राइंग ऑफ यूनिट्स, क्योंकि रेंडमाइजेशन स्ट्रैटिफाइड में आता है, कोटा में रेंडमाइजेशन नहीं आता। कोटा में तो हम सिलेक्टिव तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं ना, लेकिन रेंडमाइजेशन हमारा स्ट्रैटिफाइड में होता है, रेंडमाइजेशन टेक्निक यूज होता है। ये जरा बता सकते हो इसमें क्या है
डिफरेंस बिटवीन द सैंपल स्टैटिस्टिक्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू पैरामीटर, यानी कि पॉपुलेशन पैरामीटर और सैंपल के स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंस है तो वो क्या कहलाता है? ये डेफिनेशन है आपकी क्लियरली, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लिख लेना इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर है सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर इज द राइट आंसर, कि जब सैंपल के स्टैटिस्टिक्स और पॉपुलेशन पैरामीटर में डिफरेंस आ जाए तो वो हमारा सैम्पलिंग एरर कहलाता है, इसको सैम्पलिंग एरर कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास है, यहाँ तक हमने इसको किया है। इसके अलावा और भी एरर है, जैसे कि प्रोबेबल एरर है, सिस्टमेटिक एरर है, आपकी स्टैंडर्ड एरर है। ये आपके जो अलग अलग एरर्स है जो हम उसमें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ये जो एरर प्रॉपर्टीज के आते हैं, जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे, डिस्पर्जन्स की बात करेंगे, तो वहाँ पे स्टैंडर्ड एरर समझाऊंगी। इसके अलावा आपके जो प्रोबेबल एरर आता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग कि जो आपके एरर, तो जो प्रोबेबल एरर हमारा बनता है वो किस वजह से बनता है। तो जब हम यहाँ पे वैलिडिटी की टेस्टिंग करते हैं, या फिर इसके अंदर जो टूल हम लेते हैं या टेक्निक हम जो लेते हैं, तो उसके अंदर टूल्स, टेक्निक्स और टेस्टिंग के दौरान यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हमारी है किसी एक यूनिट की, तो ऐसा तो नहीं कि वो रेंडमली तरीके से आ गई है या प्रोबेबल है, तो वो हम उसमें देखते हैं। तो यहाँ पर हम अलग अलग टाइप्स ऑफ एरर की बात करते हैं, जो हम आगे इसको कवर करेंगे। अभी तक हमने यहाँ पे डिफरेंट तरीके के क्या क्या करिए, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग करिए। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग? सिलेबस दिखा देती हूँ हमारा कौन सा कवर हुआ। तो अभी तक हमने यहाँ पर अकॉर्डिंग टू यूजीसी नेट जो बी पार्ट का जो ओवरऑल हमने यहाँ पे समझा है। इसके अलावा बी पार्ट में यूनिट 6 के बी पार्ट में लास्ट बचा है जिसमें वैलिडिटी वगैरह ये सारी चीज़ें आती है। इसके अलावा हमने जो आपका जो ओपीएससी का सिलेबस है उसके अंदर ये सारे टॉपिक्स कवर करे हैं, ये सारे हो चुके हैं। डिफरेंट तरीके के अप्लाइड एक्शंस वगैरह ये सारी चीज़ें आ सकती है इसमें। इसके अलावा सैम्पलिंग के मीनिंग, पर्पस एंड सिलेक्शन, रैंडम स्ट्रैटिफाइड क्लस्टर वगैरह ये सारी चीज़ें हमने कवर करा है। तो ये हमने कर लिया है पूरा। ये आपका ओपीएससी के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग ये डिफाइन किया। अब क्या बचा है इसमें, वो है नेक्स्ट पार्ट, जिसमें यहाँ पर आप वैलिडिटी को भी जोड़ेंगे। जो हमारी कल की नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम वैलिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। वैलिडिटी, डिफरेंट तरीके के टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी, और वैलिडिटी के थ्रेट्स, और इकोलॉजिकल वैलिडिटी क्या है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। या हालांकि आपके सिलेबस में से क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन ये आते हैं वैलिडिटी, तो इनके बारे में हम कल कवर करेंगे। ठीक है, वैसे यहाँ तक समझ आ गया आपको आज जितना भी पढ़ा है? कोई डाउट अभी तक, कोई प्रॉब्लम किसी तरीके का तो पूछ सकते हो। तो मैम नो, क्लियर है। सिलेबस आपको पता ही है, उसी के अकॉर्डिंग सारी क्लासेस चल रही है। इसके अलावा जो भी आपकी अभी तक क्लासेस हुई है तो उसको आपको कवर करना है। जैसे कि आपने अगर लेट ज्वाइन किया है ओपीएससी जो बैच को, तो जो भी क्लासेस आपकी अभी हाल फिलहाल में कवर्ड हुई है तो उसको आपको अच्छे से कवर करना है, देखना है, स्टडी करना है, चीज़ों को रिकॉल करना है, उसके रिगार्डिंग शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और शॉर्ट नोट्स के अलावा जो भी मैंने आपको आपके कोर्स में पीडीएफ्स दिए हैं उनको अपने पास डाउनलोड करके सेव करके रखना है। जो भी पीडीएफ्स है ना वो आपके सारे कंपाइल्ड है। तो अगर हम यहाँ पर पूरी यूनिट्स के पीडीएफ मैंने आपको इन एडवांस दे दी है ओपीएससी जून वाले बैच में, तो उन एडवांस पीडीएफ को अपनी गूगल ड्राइव में सेव करके रखना है ताकि इन फ्यूचर भी आप उसको यूज़ कर सके अपनी पढ़ाई के लिए। ठीक है, ठीक है शिवानी, आपको क्या करना है यहाँ पर स्पेसिफिकली ओपीएससी जून बैच में जो स्टूडेंट्स हैं और भी स्टूडेंट्स हैं, डाउनलोड करके अपने पास संभाल के रखने हैं ताकि इन फ्यूचर अगर आए तो आप उसको ले सके। साथ के साथ मैंने आपको जो जून बैच है इसमें पेपर 2 का पूरा पीडीएफ दिया है, कंपाइल्ड वर्जन है। तो आप अपने जो पीडीएफ्स आपको गिवन है आपके बैच कोर्स में उसको अपने पास संभाल के रखना है। ठीक है, सारे पीडीएफ्स अपने पास रखते जाना। अब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम वैलिडिटी के बारे में समझेंगे, जो हमारी कल क्लास होगी। कल की क्लास का टाइमिंग थोड़ा सा डिफर होगा। कल की जो क्लास की टाइम होगा वो 10 ओ क्लॉक होगा, मतलब अब से जो 10 ओ क्लॉक टू 11 1 आवर जो मैं यहाँ पे क्लास का रख रही हूँ, जो आपकी क्लास होगी 10 to 11। ठीक है, और उससे पहले आपका एसएसबी की क्लास होगी तो उस हिसाब से टाइमिंग यहाँ पे रखी है ताकि आप सारी चीज़ें कवर कर सको। क्लियर यहाँ पे? वैसे कोई डाउट तो नहीं नो मैम। किसी तरीके का? No, ma'am. ठीक है, अब कल मिलते हैं। कल वैलिडिटी के बारे में समझेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। इसके साथ साथ जो भी आपको आज पढ़ाया है उसको अच्छे से कवर करके आना, रिवाइज करके आना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन आज के सेशन के लिए। कल मिलते हैं सेम टाइम पे, Okay, यानी कि 10 okay, 10 ओ क्लॉक। आपको लिंक्स शेयर कर दिए जाएंगे, आप लिंक्स के थ्रू ज्वाइन कर लेना क्लास को। ठीक है, okay, ma'am. Bye, ma'am. थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर। थैंक यू Thank सो you, मच ma'am. फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।